हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईज हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी की डिमांड पर ये जो आपको वीकेंड में 2 क्लासेस दी जाती थी, अब इस पूरे वीक में, चूंकि मैंने कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था और आप सभी ने बहुत सारे नंबर ऑफ कमेंट्स किए थे कि आपको ये जो सेशन दिए जा रहे हैं वो ज़्यादा वीक डेज में भी बाकी दिन दिए जाएं। तो इस बार आपके 5 डेज जो है वे सेशन दिए जा रहे हैं, है ना। वीक में 5 डेज हम कोशिश करेंगे कि आगे भी एटलीस्ट प्रीलिम्स के पहले आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएं, ताकि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज संसदीय समितियां। और संसदीय समितियों में हम बात करेंगे, अच्छा, व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड इन्हें हम मिनी पार्लियामेंट क्यों कहते हैं, व्हाई मिनी पार्लियामेंट आखिर क्यों कहा जाता है, और संसदीय समितियों का आखिर महत्व है क्या। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि संसदीय समितियों के कार्य क्या है या फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद 3 ऑप्शंस दे दिए, या फिर एक संसदीय समिति का पूरा वर्णन कर दिया कि ये संसदीय समिति में जो है वह बताते रहो कौन सी पर्टिकुलर वहां पे कमेटी की जो बात है वह की गई है, कौन सी संसदीय समिति की बात की गई है। तो ये सारी चर्चा हम आज की क्लास में करने वाले हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज, है ना, ये टॉपिक्स होगा आपका। चलो, तो आज हम बात करेंगे। अच्छा देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज, आखिर इसका मतलब क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको इसके कुछ कार्य भी बता दूंगी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कुछ हम ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम देखेंगे। एंड देन नेक्स्ट हम आएंगे क्लासिफिकेशंस पर, दैट इज वर्गीकरण। और वर्गीकरण में जब हम देखेंगे तो बेसिकली 2 तरह की होगी। एक तो होगा आपका स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी दैट मीन्स जो कि हमेशा रहती है ना, बस उनके सदस्य बदलते रहेंगे, बट ये कमेटीज ऐसी है कि हमेशा रहेंगी। कुछ कमेटीज ऐसी होती है परमानेंटली जो है कंटिन्यूटी के साथ काम करती रहती है, सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटीज पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट की। देन सेकंड हम बात करेंगे जिसमें कि एडॉक कमेटीज कहा जाता है। एडॉक कमेटीज मतलब जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनी और जब वो पर्टिकुलर काम हो गया तब उसको समाप्त कर दिया गया, इन्हें कहा जाता था तदर्थ समिति। और ये जो एडॉक या तदर्थ समितियां, ये अगेन 2 प्रकार की हम बात करेंगे, ठीक है। जो ये समितियां हैं, अगेन हम देखेंगे कि ये बेसिकली 2 तरह की होंगी, जिसमें कि आगे हम कुछ और वर्गीकरण देखेंगे स्थायी में। जैसे कि हम वित्तीय समितियों की बात करेंगे, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट वित्तीय समिति आप सभी जानते हैं, लोक लेखा समिति, लोक पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। और दूसरा जो आप सभी ने सुन रखा है एस्टिमेट कमेटी, दैट इज प्राक्कलन या अनुमान समिति भी समटाइम आ जाता है। प्राक्कलन समिति क्या है, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी कमेटीज होती है जो कि पर्टिकुलर विभागों से संबंधित होती है, पर्टिकुलर मंत्रालयों से संबंधित होती हैं। कुछ कमेटियां जांच की काम करती हैं, कुछ सलाहकार समितियां होती हैं। तो इन सभी की बात बेसिकली हम इस सेशन में करने वाले हैं, है ना। कुछ और कमेटीज भी हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमेटीज, आखिर इनका मतलब और मकसद क्या है, क्यों बनाई जाती हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज, संसदीय समितियां। संसदीय समितियां, सबसे पहली बात तो ये समझो कि इनका इंपॉर्टेंस जो है वह बहुत ज्यादा है ना। एंड इनके इंपॉर्टेंस को ही देखते हुए इन्हें मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट एंड लघु संसद, या फिर क्या कहें हम इसे, लघु संसद। एंड वाई लघु संसद के रूप में, क्यों। अच्छा ये बात बताओ कि पार्लियामेंट के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, संसद के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम में वह कैसे, अगर उसको कोई कानून बनाना है तो उस कानून के लिए बहुत विशेषज्ञता की आवश्यकता है। और अगर विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता है देन कैपेबल नहीं होता है पार्लियामेंट कि वो उतना टाइम दे सके, जस्टिस कर सके उस पर्टिकुलर कानून के साथ, उस ड्राफ्ट के साथ। तब ऐसे में क्या करता है कि ये जो समितियां होती हैं, ये जो कमेटीज होती हैं, ये बेसिकली उस पर विचार करती है। कुछ सदस्य इसमें निर्धारित कर दिए जाते हैं कि ये सदस्य होंगे, यहाँ से सदस्य होंगे। वो आपको नंबर ऑफ थोड़ा सा मेंबर याद रखना है कि इतने मेंबर्स इस कमेटीज में होंगे। और हाँ, एक और बात जो याद रखने वाली होगी कि इस कमेटी में इतने मेंबर्स लोकसभा के होंगे, इतने मेंबर राज्यसभा के होंगे। इसमें कौन मेंबर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, इसके कार्य क्या होते हैं, क्या नहीं होते, बस ये सारी बातें, ठीक है।
सो सबसे फर्स्ट देखो कि मिनी पार्लियामेंट इसको कहा जाता है, और पार्लियामेंट्री कमिटीज मतलब इसमें सांसदों का एक तरह से हम इसको क्या कह देते हैं, पैनल कह देते हैं। सो पार्लियामेंट कमिटीज क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटीज मतलब पैनल ऑफ एमपीज, पैनल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, पैनल ऑफ एमपीज होता है। तो संसदीय समितियां क्या है, सदस्यों का एक पैनल है। जो हमारे सांसद सदस्य होते हैं, सांसद सदस्यों का पैनल है, एक ग्रुप है। मान लीजिए किसी में 10 मेंबर है, किसी में 15 मेंबर है, किसी में 30 मेंबर है, तो सदस्यों का एक पैनल है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया कि हमने एक सदस्यों का जो पैनल है वह बना दिया, पैनल ऑफ एमपी जो है वह बना दिया। और इसके जिसे बेसिकली सदन के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा जो है वह इसे नियुक्त और निर्वाचित करेगी, जिसे सदन के द्वारा, जब सदन की बात होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आएंगे, है ना। सो जिसे सदन के द्वारा निर्वाचित, जिसे सदन के द्वारा निर्वाचित व नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो कि ये बेसिकली किसके निर्देशन में काम करेगी, तो सदन का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम पीठासीन अधिकारी की बात करें तो सदन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी कौन होगा, राज्यसभा के संदर्भ में सभापति और लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहां पर देखो कि सदन के द्वारा नियुक्त और निर्वाचित हो रही है, एंड इसके अलावा ये किसके निर्देशन में काम करेंगी, तो ये बेसिकली जो अध्यक्ष है, जो पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में, अध्यक्ष या सभापति मतलब जो राज्यसभा के अध्यक्ष उन्हें सभापति कहा जाता है। तो अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में काम करेंगे, ये गाइड करेंगे, ये दिशा निर्देश देंगे, निर्देशन में कार्य करेंगी और इन्हें ही रिपोर्ट सौंपेंगे, है ना। ये समितियां क्या करेंगी, इन्हें रिपोर्ट सौंपेंगी, इन्हें प्रतिवेदन सौंपेंगी। रिपोर्ट या जो प्रतिवेदन है वह इनको सौंपेंगे। इसके अलावा देखो, अच्छा अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, बेसिकली वह कहां से हुई है, तो हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने कहां से लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने ब्रिटेन से लिया। याद रखना कि ये जो उत्पत्ति की अगर हम बात करें कि संसदीय समितियों का ओरिजिन कहां से हुआ, सो इसका ओरिजिन हमने कहां से लिया या कहां से हुआ, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संसदीय समितियों का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली यह लिया है। अब बेसिकली इसकी आवश्यकता क्यों है, वाई, हर चीज में वाई को जरूर हमें फाइंड करना है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको अपना वाई नहीं भूलना है कि वाई आपने स्टार्ट क्यों किया था, ये चीज आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी, है ना। सो यहाँ पर देखो हम आवश्यकता की बात करेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता जो है बेसिकली वह क्या है। तो आवश्यकता यही मैंने आपको बताया कि संसद के पास टाइम लिमिटेड है, और अगर कोई कानून बनाना है तो उस कानून के लिए बहुत आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि आप उसे टाइम दें। और इसके लिए क्या होता है कि पैनल ऑफ एमपी बना दिया जाता है, जो कि इस पे बेसिकली जो डिस्कशन है वह कर लेता है। तो विधायी कार्य हेतु, चूंकि विधायी कार्य, विधायी मतलब लॉ मेकिंग से रिलेटेड है ना, तो विधायी कार्य हेतु विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, और यही आवश्यकता की पूर्ति संसदीय जो समितियां हैं वह बेसिकली कर देती है, इसलिए हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके कुछ महत्व और प्रावधानों की बात करें वो भी हम यही देख लेते हैं, है ना। इसका महत्व और प्रावधान आखिर क्या है, इंपॉर्टेंस या महत्व की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो महत्व जो है वो बेसिकली क्या है कि जैसे कि हमने देखा कि जो सांसद है, हो सकता है कुछ सांसद क्या होते हैं, अलग अलग जो पार्टीज के सांसद होते हैं उनके पास विषय विशेषज्ञता होती है, किसी के पास कोई स्पेशल है ना, किसी के पास कोई स्पेशल नॉलेज है, किसी के पास कुछ और। तो ऐसे में क्या है कि बेसिकली उन्हीं सांसदों की विशेषज्ञता इससे मिल जाती है, सांसदों की विशेषज्ञता हासिल करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि ये लघु संसद के रूप में काम करती है,
ये लघु संसद के रूप में, मतलब जो विचार विमर्श संसद में नहीं हो पाता बहुत डिटेल के साथ, वो सारा विचार वो सब विचार विमर्श किस में हो जाता है, वो विचार विमर्श हो जाता है इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के द्वारा। सो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद जो हैं वह सभी शामिल होंगे, तो प्रतिनिधित्व परक भी हो जाता है। प्रतिनिधित्व परक क्यों है? क्योंकि हम देखेंगे कि बेसिकली अगर एक रिपोर्ट बनी है तो ऐसा नहीं है कि उसमें केवल एक ही दल के लोग शामिल हैं, अलग अलग दल के लोग जो हैं वह भी शामिल होते हैं। ज़रूरी नहीं है केवल सत्तारूढ़ दल का हो। जैसे कि अगर हम लोक लेखा की बात करेंगे तो उसमें तो ये परंपरा है कि पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है कि उसमें तो एक परंपरा चली आ रही है कि जो नेता विपक्ष होगा वो उसका अध्यक्ष होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये जो कमेटीज़ हैं ये प्रतिनिधि परक होती हैं, सभी का प्रतिनिधित्व होता है और इसलिए हम इसको लघु संसद के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा विस्तृत जाँच व जानकारी के लिए भी ये ज़रूरी है। विस्तृत जांच, कोई कानून बनाना है ना, तब ये कमेटीज जो हैं वो काम करती हैं इस चीज़ को लेके, सारी डिटेल्स देखना, इस कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके अलावा ये सरकार पर नियंत्रण रखने का भी काम जो है वह करती हैं, ना। सरकार को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण रखने का जो काम है वह भी करती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इनका इंपॉर्टेंस है, इनका महत्व है। अब एक बात और मैं आपसे पूछती हूँ, अच्छा ये बताओ, क्या इन कमेटीज की जो बात है वह संविधान में की गई है? क्या ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, क्या इनकी बात संविधान में की गई है? क्या लिखोगे? पार्लियामेंट्री कमेटीज की जो चर्चा है, याद रखना कि इसे संविधान में नहीं कहा गया है। संविधान में कोई प्रावधान बेसिकली इसको लेकर नहीं मिलता है, संविधान में प्रावधान नहीं है। संविधान में संसदीय समितियों के बारे में प्रावधान नहीं है। साथ ही संसद के दोनों सदनों के जो नियम हैं उन नियमों के द्वारा इसको शक्तियां मिलती हैं और उन नियमों के द्वारा ही ये शासित होती है, प्रभाव में आती हैं। सो संसद के दोनों सदनों के नियमन ही इस पर प्रभावी हैं। सदन के नियम ही प्रभावी होते हैं। सदन के नियम ही प्रभावी होते हैं। इसके अलावा अगर संसदीय समिति की बात करें तो संसदीय समिति वह होगी जिसके लिए कुछ 4 शर्तों की बात जो है वह की गई है। संसदीय समिति क्या होगी, इसके लिए कुछ 4 शर्तों की जो बात है बेसिकली वह की गई है। अब देखो ये जो 4 शर्तें हैं वह कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो जो समिति है, कुछ शर्तें हैं कि आखिर किसे संसदीय समिति कहा जाएगा, तो इसके लिए क्या किया, कुछ शर्तें निर्धारित कर दी, है ना। अब इस शर्त में पहला तो ये है कि ये सदन के द्वारा नियुक्त और निर्वाचित होंगी, है ना। पहला इसमें क्या है, यह है सदन, सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा, सदन के द्वारा नियुक्त व निर्वाचित होंगी। अगर मान लो कोई समिति ऐसी है जो कि सदन नियुक्त नहीं कर रहा या फिर किसी और प्रावधान के चलते किया गया तो उसे संसदीय समिति नहीं माना जाएगा। आगे हम एक ऐसी ही कमेटी की बात करेंगे जिसे हम संसदीय समितियों में पढ़ते तो हैं लेकिन फिर भी वह संसदीय समिति नहीं कहलाती, तो ये सदन द्वारा ही नियुक्त व निर्वाचित होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सदन का जो अधिकारी है उसके निर्देशानुसार होगा, मतलब सदन का अधिकारी मतलब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। तो सदन अधिकारी के द्वारा, सदन अधिकारी द्वारा निर्देशित होगी। जो इसे निर्देश, जो गाइडलाइंस प्राप्त होंगी वो सदन के मुख्य अधिकारी देंगे, निर्देशित होगी। फिर देखो अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपेगी। अपनी रिपोर्ट कह लो, प्रतिवेदन कह लो, अपनी जो रिपोर्ट है वह या प्रतिवेदन सदन को सौंपेगी। अगर सदन को नहीं सौंपती तो उसे संसदीय समिति नहीं कह सकते। और चौथी बात कही जाती है कि इसका एक सचिवालय होगा, एक सचिवालय होगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि यहां पर अगर ये 4 शर्तें पूरी हो रही हैं, पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त और चौथी शर्त,
और अगर ये 4 शर्तें पूरी नहीं हुई हैं तब ऐसे में क्या होगा, उसे संसदीय समिति नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम परामर्शदात्री जो समिति है वो बनती संसद के सदस्यों से ही है, मतलब अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेटली वह पैनल ऑफ एमपीज ही है, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि वो संसदीय समिति नहीं कहलाती क्योंकि वह इन 4 शर्तों को पूरा नहीं करती। तो यहाँ पर इस समिति का नाम भी लिख लो कि परामर्शदात्री समिति, परामर्शदात्री समिति, परामर्शदात्री परामर्शदात्री समिति संसदीय सदस्यों से ही बनेगी, संसदीय सदस्यों से बनेगी, लेकिन किंतु यह शर्तों को पूरा नहीं करती। समझ गए किस शर्तों की बात हो रही है, इन 4 शर्तों की, परंतु यह शर्तों को पूरा नहीं करती, इसलिए संसदीय समिति नहीं कहलाएगी, इसलिए संसदीय समिति नहीं कहलाएगी या नहीं आएगी उसमें। आ गया समझ में। सो ये पार्लियामेंट्री कमेटीज की हमने कुछ बात कर ली, क्लियर हो गया कि कहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया, हम इसे मिनी पार्लियामेंट क्यों कहते हैं, इसके अलावा संविधान में प्रावधान नहीं है और परामर्शदात्री समिति है। तो हमने देखा कि संसदीय समिति बेसिकली क्या होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं एक बार फिर सुन लो। संसदीय समिति क्या होगी, एक पैनल है सदस्यों का, बेसिकली एक पैनल कहलाता है जिसे सदन के द्वारा नियुक्त निर्वाचित किया जाएगा। तो बेसिकली जो अध्यक्ष सभापति उनके द्वारा नामित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अध्यक्ष सभापति के निर्देशन में काम करेंगे। तो दूसरा वर्ड क्या याद रखना है, इनके डायरेक्शन निर्देशन में, उसके बाद रिपोर्ट इनको प्रस्तुत करेंगे, और चौथी बात है कि इनके पास एक सचिवालय हो। तो 4 कौन कौन सी बात हो गई, एक तो नियुक्त शब्द हो गया, नियुक्त या निर्वाचित वर्ड हो गया, है ना। दूसरा वर्ड निर्देशन हो गया, देखो ऐसे याद कर लो, दूसरा वर्ड निर्देशन हो गया। तीसरा वर्ड प्रस्तुत, और ये प्रस्तुत क्या है, रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, है ना। और चौथा वर्ड क्या हो गया, सचिवालय हो गया। मतलब अगर ये 4 शर्तें कोई भी कमेटी पूरी करती है तो हम उसको संसदीय समिति कहेंगे। बट अगर हम परामर्शदात्री समिति की बात करेंगे, चूंकि वह इन 4 शर्तों को पूरा नहीं करती, इसलिए हम उसको संसदीय समिति नहीं मानेंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है इतना। तो ये संसदीय समिति का जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को हमेशा याद रखा करो। प्रश्न आएगा बच्चों तो यहां से आएगा, है ना। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब अगर आएगा तो आप कर लोगे इसको। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, हम इसके कुछ वर्गीकरण या प्रकारों की बात करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन, हम वर्गीकरण अगर देखें, कुछ प्रकार तो इसके होंगे, है ना। तो हम इसे 2 प्रकारों में बांटते हैं, ठीक है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से होंगे, हम इसे 2 प्रकारों में बांटते हैं। एक जिसे कि हम कह सकते हैं स्टैंडिंग कमिटीज, जिसे कि हम कहेंगे स्टैंडिंग कमिटीज, और दूसरी जिसे कि हम कहेंगे एडहॉक कमिटीज, है ना, जिसे कि हम कहेंगे एडहॉक कमिटीज। सो ये कमेटियां हो गई स्थायी संसदीय समितियां, स्थायी संसदीय समितियां, ठीक है। और दूसरा ये हो गई आपकी तदर्थ समितियां, तदर्थ या अस्थायी, याद रख लो। अब जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, ठीक है। अब देखो ये काम कैसा है कि जैसे कि जब हम स्टैंडिंग कमिटीज की बात करेंगे, सो ये कैसी होंगी, बेसिकली ये स्थायी प्रकृति की होंगी और निरंतरता के साथ जो काम है वह करती जाएंगी। प्रत्येक वर्ष जो है वह समय समय पर इनका गठन होता रहेगा, ठीक है। स्थायी प्रकृति की ऐसा नहीं है कि अभी कोई पर्टिकुलर कमेटी है फिर बाद में नहीं है। हाँ, सदस्यों की बात कहेंगे, कार्यकाल की बात करेंगे, वो सारी बातें अलग है, बट एक कॉन्टिन्यूटी बेसिस पर बेसिकली काम करेंगी। सो इट कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर और पीरियडिकली एंड वर्क ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस, है ना, वर्क ऑन अ। और इसकी 6 कैटेगरीज होती हैं।
सो बेसिकली ये कमिटीज जो हैं, ये जो कमिटीज है ये स्थायी प्रकृति की होगी। कैसी होंगी? ये स्थायी प्रकृति की होंगी, तभी तो स्थायी है, स्थायी प्रकृति की होंगी। निरंतरता के साथ जो काम है वह करती रहेंगी। वर्क ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस, वर्क ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस, ठीक है। इसके अलावा निरंतरता के आधार पर काम होगा। प्रत्येक वर्ष इनका समय समय पर जो गठन है वह किया जाएगा। सदस्यों के गठन की बात करेंगे, प्रत्येक वर्ष पर समय समय पर गठन किया जाएगा इनका, ठीक है। क्लियर है? अब ठीक वही सारी चीजें एडॉक कमेटी के साथ होंगी, बस हाँ कुछ चीजें बदल जाएंगी। जैसे कि अगर हम इसके नेचर की बात करें तो तदर्थ तो डेफिनेटली क्या होगी, ये अस्थायी समय पर होंगी और मतलब एक विशेष प्रयोजन के लिए इनका गठन किया जाता है। और जैसे ही वह विशेष प्रयोजन या विशेष कार्य हो गया फिर खत्म कर दी। सो बेसिकली ये क्या होगा, विशेष प्रयोजन के आधार पर या विशेष प्रयोजन के बाद समाप्त हो जाएंगी। विशेष प्रयोजन के बाद ये कैसी हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। सो स्पेसिफिक पर्पस से होंगी, टेम्परेरी होंगी, टेम्परेरी होंगी एंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए होंगी, ठीक है। अब याद रखो कि इनको बेसिकली जब हम बात करेंगे स्टैंडिंग कमिटीज की, तो स्टैंडिंग कमिटीज को अगेन हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम बेसिकली कितने भागों में बांटेंगे, हम देखेंगे कि बेसिकली इसके जो कार्य है उस प्रकृति के आधार पर अगेन हम 6 भागों में या 6 कोटियों में बांटते हैं। 6 कैटेगरीज, 6 कोटियों में विभाजित, अलग अलग कार्य हैं तो हम इसे अलग अलग तरीके से बांट देते हैं, 6 कैटेगरीज में बांटेंगे, है ना। और वैसे ही हम बात करेंगे तदर्थ समितियों की, तो याद रखना कि इसको बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसकी जो कैटेगरीज है वो क्या है, 2 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक तो होगा आपका इंक्वायरी, जांच समितियां, और दूसरा आपका होगा एडवाइजरी, सलाहकार, एडवाइजरी सलाहकार, एडवाइजरी सलाहकार। एडवाइजरी सलाहकार, ठीक है, आया समझ में। तो वर्गीकरण हमने क्या किया, 2 भागों में इसका बेसिकली वर्गीकरण जो है वह किया। क्लियर? आप चलते हैं कुछ समितियों की हम बात करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सारी समितियों का जो वर्गीकरण है बेसिकली वह पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तदर्थ समितियों की, ठीक है। सबसे पहले हम, अच्छा जो हमने बात की कि स्थायी समितियों की, तो स्थायी समितियों को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली हम इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्थायी समितियों को हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें क्या आएगा, एक होगा आपका वित्त समिति। वित्त समिति के अंतर्गत हम अगेन 3 समितियों की और बात करेंगे, जैसे कि लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, या फिर आपका सार्वजनिक उद्यमों के लिए समिति है। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा हम देखेंगे कुछ समिति ऐसी होती है जो विभागों से संबंधित होती है, तो उसको हम कह देते हैं विभाग संबंधित समिति। पहली वित्त समिति, दूसरा विभाग संबंधी समिति। तीसरी जो समिति है कुछ जांच के लिए गठित की जाती है, तो जांच समितियां कहलाती है। चौथी समिति होती है परीक्षण और नियंत्रण के लिए। 5वीं समिति होती है कि जो दैनंदिन मतलब डे टू डे के जो वर्क है, कार्यों हैं, उनसे संबंधित समितियां होती हैं, है ना, जैसे कि कार्य सलाहकार समिति की बात करेंगे या विनियम समिति की बात करेंगे। और छठा होगा सदन या फिर सेवा समितियां, सदन समितियां या फिर सेवा समितियां। तो ये 6 वर्गीकरण इसके हो गए, ठीक है। 6 वर्गीकरण, 6 कैटेगरीज, एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। और 2 कैटेगरीज बेसिकली किसकी होगी, एडॉक कमेटी किसकी जो है वह 2 कैटेगरीज होंगे, ठीक है। एडॉक कमेटी की बेसिकली 2 कैटेगरीज हो गई। आप देखो तो यहां पर हम पहले देखते हैं एडॉक कमेटीज। तदर्थ समितियां,
एडॉक कमिटीज, तदर्थ समितियां। तो अभी तक हमने क्या देखा कि तदर्थ समितियां या एडॉक कमिटीज मतलब ऐसी कमिटीज जो कि क्या होंगी, जो कि कुछ टेम्परेरी बेसिस पर होंगी और किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाई जाएंगी। जैसे ही कार्य खत्म होगा ये जो समितियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक हमने इतनी बात इसके बारे में जानी और हमने यहाँ पर देखा तदर्थ समितियां जो है वह दो प्रकार की होती है। तो पहली हम इसमें देखेंगे जांच समिति। तदर्थ समितियों की अगर हम दो प्रकारों की बात करें तो पहली इसमें जो समिति है वह कौन सी समिति है, वह जांच समिति होगी, और दूसरी है ना सलाहकार प्रकृति की। अब देखो जांच समितियों का मेन काम क्या होगा, दोनों सदनों के द्वारा समय समय पर गठित की जाएगी। समय समय पर इसलिए क्योंकि ये एडॉक कमेटी है, तो जैसे ही इनका कार्य खत्म होगा उसके बाद ये जो समितियां हैं वो खत्म कर दी जाएगी, है ना। और दूसरी तरह की जो हम समिति की बात करेंगे ये होंगी आपकी सलाहकार समिति, ये होंगी आपकी सलाहकार समितियां। सो देखो जब हम जांच कमेटी की इसकी बात करेंगे, सो बेसिकली जो जांच कमेटी होंगी इनका मेन काम क्या होगा कि दोनों सदनों के द्वारा जो भी विषय है उन प्रतिवेदनों की जांच करना दोनों सदनों के द्वारा गठित किया जाएगा। कुछ बहुत ही मतलब हम देखेंगे बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि कोई एक समिति जो है वह ऐसी है जो केवल लोकसभा के लिए गठित की जाती है, राज्यसभा के लिए नहीं है। बहुत रेयरली ऐसा आप देखेंगे। बाकी ज्यादातर कंडीशंस में क्या होगा कि एक समिति का जो गठन है वह दोनों जो सदन है वह कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जांच समिति है ये दोनों सदनों के द्वारा गठन किया जाएगा, दोनों सदनों द्वारा गठन, विषयों पर जांच व प्रतिवेदन तैयार करना, ये इसका काम होगा। विषयों पर, अब जांच समिति तो जांच ही करेगी ना, जांच व प्रतिवेदन तैयार करना। ठीक है, तो ये क्या करेगी बेसिकली किसी भी जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट या कोई स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, इस रिपोर्ट या सब्जेक्ट को क्या करेगा बेसिकली इंक्वायर करेगा, इसकी इंक्वायरी करेगा, इसको जांचेगा। ठीक है, ये मेन काम होगा कि मान लो सदन को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि डायरेक्ट हम क्या है पेश कर दे फिर बाद में कह रहे नहीं गलती हो गई कोई बात नहीं हम फिर से इसको सुधार के लाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है कई बार फिल्टर लगे होते हैं कि जैसे ही कोई नया सब्जेक्ट आया तो ऐसा नहीं कि उसके बारे में डायरेक्ट जो बात है वह की जाएगी। इस तरह की समिति जो है बेसिकली वह विषय विशेषज्ञता के आधार पर बनाई जाती है और उस आधार पर क्या किया जाता है, जब इन विषयों की, जब इन प्रतिवेदनों की, जब इन रिपोर्ट्स की जांच हो गई उसके बाद ही वो चीजें संसद के पटल पर जो है वह होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, रेलवे अभिसमय समिति बनी थी 1949 में, 1949 की बात है, और यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद बनी ये पहली समिति थी। और ये जो समिति है वह इसके पहले भी जो समितियां इस तरह के काम को लेकर बनती थी उनका, जैसे कि रेलवे को लेकर बनी तो रेलवे में क्या टैक्स होगा, इन सब चीज़ों को लेकर भी बनी थी। तो पहली समिति 1949 में रेलवे अभिसमय जो समिति है वह बनी थी। तो रेलवे के द्वारा जो लाभांश की दर दे थी उसको लेकर ये जो कमेटी है बेसिकली वह बनी थी और इसने अपनी रिपोर्ट्स, विषय, ये सारी चीज़ें देना स्टार्ट करा। ठीक है, सो ये तदर्थ समितियों में जांच समितियों का मेन काम होगा कि जब भी मान लो एक दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा इस आशय से एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाए कि इनका गठन किया जाना है किसी पर्टिकुलर विषय को जांचने के लिए, किसी पर्टिकुलर विषय को समझने के लिए, किसी प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए, तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा या सभापति होगा, उन दोनों के ही द्वारा जांच समिति का जो गठन है बेसिकली वह किया जाएगा। तो जैसे कि रेलवे सभा समिति की बात करें, है ना, और उसमें भी 1949 में बनी रेलवे अभिसमय समिति स्वतंत्रता के बाद बनी पहली समिति थी, स्वतंत्रता के बाद बनी। ठीक है, सो इसके अलावा जैसे कि आपने एमपी लेट सुना होगा, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि रेल सभा समिति लिख लो, रेल सभा समिति। इसके अलावा देखो एक और समिति एमपी लेट्स। अब आप सोचेंगे ये क्या लिख दिया मैम ने, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या किया जाता है कि संसद सदस्यों को ना कुछ राशि दी जाती है इसके तहत ताकि वह लोकल एरिया का डेवलपमेंट कर सके। अगर ऐसा ज़रूरी है कि वहाँ पे बस स्टैंड बनना है, वहाँ पे अस्पताल बनना है, वहाँ पे पंचायत का भवन बनना है, वहाँ पे सड़क बननी है, तो इस तरह के विकास कार्य वह खुद कर सके, इसके लिए कुछ राशि दी जाती है एमपी लेट्स के अंतर्गत। सो एमपी लेट समिति जो है वह इसी सभी विषयों की जो जाँच है बेसिकली वह करती है। संसद की सुरक्षा के लिए जो समितियाँ हैं, है ना, वो भी बनती है। जैसे कि आप देखोगे कि हाल ही में जो आपने देखा कि जो गैस का एक बम है वो फोड़ा गया था, है ना, तो
उससे उससे जो आप उसके बाद भी समितियां बनी थी इस तरह की वह जांच करें कि सुरक्षा में आखिर संसद की सुरक्षा में कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे लूप होल्स हैं जहाँ पे हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह की समितियां बनेंगी, है ना। तो बेसिकली हम देखेंगे कि संसद भवन के लिए अगर खाद्यान्न का प्रबंधन करना है ना, या फिर और बाकी सी चीज़ों की सुरक्षा को लेके या सैनिटेशन को लेके या फिर बाकी सुविधाओं को लेके समितियां बन रही है, वो सब बेसिकली जांच समितियों में आएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा हम देखेंगे कि दूसरी तरह की जो समितियां हैं वो बनेंगी सलाहकार समितियां। और सलाहकार समितियां जो होंगी, जैसे ये तो रिपोर्ट और सब्जेक्ट प्रतिवेदन इन सब की जांच कर रही थी, अब यहाँ पर हम देखेंगे सलाहकार समितियां क्या करती है, किसी विषय विशेष विधेयक के बारे में विचार करती हैं। किसी विशेष विधेयक के बारे में, विशेष विधेयक के बारे में विचार करना और प्रतिवेदन देना, विचार व प्रतिवेदन देना। जैसे कि इसमें हम प्रवर समिति की बात करेंगे, संयुक्त समिति की बात करेंगे, मतलब जो दोनों सदनों के द्वारा वैसे साथ में जोड़ के बनाई जाती है। तो चाहे हम यहाँ पे प्रवर समिति की बात करें या संयुक्त समिति की बात करें, या संयुक्त समिति ये इसमें शामिल होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये विधेयक पर विचार करेंगी। तो ये विधेयक पर कुछ ऐसे ही विचार करेंगी। विधेयक पर तो संसद विचार करती है, विधेयक पर संसद की तरह विचार करती है। देखो, होता क्या है कि काम कराना लोगों से आसान नहीं है। आप अगर 20 लोगों का देखिए, अगर आप 20 लोगों को मिलकर एक काम देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें एक गतिरोध जो है वह आ जाएगा। वो गतिरोध किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा लोग हैं, एक संगठन अगर बड़ा है, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं लचर तो हो जाता है। और ऐसे में अगर हम ये सोचें कि भाई 500 लोग हैं और उन सभी को मिलकर काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बेसिकली काम को बांट दिया जाता है। अगर हम अलग अलग समितियां बना दें, उसमें अलग अलग सांसद सदस्यों को रख लें, वो अपना काम करते रहेंगे। उनको एक काम दिया गया, अगर आप ऐसी 10 समितियां भी बना देते हैं तो वो समितियां अलग अलग विषय पर प्रतिवेदन सौंपती रहेंगी, जांच करती रहेंगी। तो इससे क्या है, संसद का काम करना आसान हो जाता है। संसद जब किसी विधेयक पर ठीक तरीके से विचार नहीं कर पाता, मान लो ऐसा कानून बन गया, आपने ठीक से विचार ही नहीं किया। जैसे कि देखो, कृषि बिल जब सरकार ने वापस लिए और कुछ समितियां बनी कि देखा जाए कि आखिर इसमें कहां प्रॉब्लम रह गई, तब पता चला कि प्रॉपर तरीके से विचार विमर्श नहीं हुआ, बिल जो है वह पेश कर दिया गया। तो यहां पर क्या है, बेसिकली विचारों में कहीं ना कहीं कमी थी, सोचने में कहीं ना कहीं कमी थी। और ऐसे में क्या है कि ये जो संसदीय समितियां वे बेसिकली इसी कमी को पूरा कर देती हैं कि अगर कोई विधेयक है तो विधेयक पर जैसे संसद विचार कर रही है, वैसे ही ये समितियां जो है वह विचार कर रही हैं। तो बेसिकली ये सलाह देती हैं, ये परामर्श देती है, संशोधन भी कर देती हैं, संशोधन को प्रस्तावित कर देती हैं कि इस तरह की नीति में ये संशोधन होना चाहिए, तब जाके ये जो कानून है वह सही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर इस आशय से प्रस्ताव सदन में लाया जाता है कि विधेयक को संयुक्त समिति को दिया जाए या प्रवर समिति को दिया जाए, तब जाके इस तरह के जो काम है बेसिकली वह किए जाते हैं। इस तरह की जो समितियों का गठन है बेसिकली वह किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात और याद रखो कि कार्य पद्धति के नियमों, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के निर्देशों में ये उल्लेखित होती हैं, कार्य पद्धति के नियमों में। ठीक है, तो ये वैसे ही प्रावधान दर प्रावधान इस विधेयक पर विचार करती है जैसे कि सदन का काम होता है करना। बट इतने सारे लोग, इतना शोरगुल, इतने अलग अलग तरह की चीजें होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, हर अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं। ऐसे में वो बहुत ज्यादा डेप्थ तरीके से जाके बहुत डीपली किसी सब्जेक्ट पर विचार विमर्श नहीं कर सकते। तब ऐसे में क्या होता है कि संसदीय समितियां बेसिकली इसमें मदद करेंगी। तो ये प्रावधानों में संशोधन भी प्रस्तावित कर देती हैं। ये अगर हम देखें तो समिति क्या करेगी, कोई विशेषज्ञ जो है उसके द्वारा साक्ष्य भी ले लेगी कि ये विशेषज्ञ था और उसके द्वारा ये इसमें कहा गया। जैसे कि मान लो कृषि को लेकर बनाया जा रहा है, तो कृषि से रिलेटेड जो लोग होंगे या फिर इस तरह के रिसर्चर्स होंगे, इस तरह के अनुसंधान संस्थाएं होंगी, उन सभी को भी जो है वह कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनसे परामर्श किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट को उसके साथ लगाया जाएगा। जैसे कि मान लो शिक्षा को लेकर कोई बन रहा है, तो जो शिक्षा से संबंधित जो लोग हैं, शिक्षा से संबंधित जो अधिकारी हैं, उन सभी से भी परामर्श किया जाएगा। ये सारी चीज़ें संसद नहीं कर सकता ना, कि संसद जब नीति बनाए तो तुरंत जाके किसी को बुला ले कि जाओ उसको बुला लाओ, अब हम इस पर विचार करते हैं। समितियाँ ये काम कर लेती हैं कि उसको बेसिकली वो कोई संशोधन प्रस्तावित कर लेती हैं। अब मान लो सार्वजनिक निकाय है, विशेषज्ञ है, उन सभी से पूछ लेती हैं, उन सभी से भी बेसिकली डिस्कशन जो है वह उनका हो जाता है। और इस तरीके से जब विचार हो जाता है, संशोधन हो जाता है, अपना प्रतिवेदन सौंप देती है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है
अच्छा, अगर कोई सदस्य ऐसा है कि वह इससे सहमत नहीं है तो उस बात को भी उसमें लिखा जाता है ना। तो ये क्या होगा, सलाहकारी समितियां। क्लियर। तो तदर्थ समितियों में एक तो जांच समिति हो गई। जांच समिति का मेन काम यही था कि चीज़ों की जांच करना, संसद की सुरक्षा है, खाद्यान्न प्रबंधन है, रेल सभा समिति है, ये सारी चीज़ों की जांच करना है ना। क्या हम देखेंगे क्या संसद सदस्यों के द्वारा अवमानना की गई है, सरकारी अधिकारियों द्वारा जो प्रोटोकॉल थे उन सब की, उसके लिए अलग से जांच के लिए समिति बना देना। ये सारी समितियां जांच से रिलेटेड थी। और सलाहकारी समितियों की हमने बात कर ली, तो ये क्या हो गई, आपकी एडहॉक कमेटीज हो गई। ये आपकी कौन सी कमेटीज हो गई, एडहॉक कमेटीज हो गई। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे वित्तीय समितियों की। वित्तीय समितियों की, जैसे कि हमने 6 वर्गों की बात की, कि 6 कोटियों की बात की, कि क्लासिफिकेशन जो किया जाता है स्टैंडिंग कमेटीज का वह 6 कोटियों में किया जाता है। और इन स्थायी समितियों में पहली समिति है वित्त समिति, है ना। उन स्थायी समितियों में पहली कोटि किसकी है, वित्त समिति की है। तो वित्त समिति में कौन कौन शामिल होगा, वित्त समिति में बेसिकली 3 शामिल होंगे। एक तो होगी आपकी लोक लेखा समिति, एक होगा आपका प्राक्कलन समिति और एक होगा आपका सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित समिति। ठीक है, ये 3 समितियां होंगी, ये 3 समितियां होंगी। सो समिति क्या है, पैनल ऑफ एमपीज। अब देखो इसकी मैं कुछ आपको मेंबर्स की बात बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे लोक लेखा की बात करूं, है ना, कुछ मेंबर्स याद करो। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि 22 मेंबर्स होते हैं। कितने सदस्य होते हैं टोटल, टोटल अगर हम मेंबर्स की बात करें तो 22 सदस्य होंगे, याद रखना। और इस 22 में से लोकसभा के अगर हम सदस्यों की बात करें तो लोकसभा की सदस्य संख्या होगी इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होंगे इस 22 में से टोटल। और राज्यसभा से कितने होंगे, बचे हुए 7 सदस्य। हमेशा लगभग रेशियो यही रहता है, 19-20 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो लगभग रेशियो यही रहता है कि लगभग डबल जो लोग हैं, लगभग डबल जो सांसद हैं, पैनल है, वो लोकसभा के होंगे। बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ नंबर ऑफ, अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हमारे लोकसभा में ज़्यादा है, जस्ट डबल, है ना। यहाँ 250 वहाँ 550 हो रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा हो रहे हैं। तब ऐसे में क्या है कि अगर ये मेंबर्स जो है, अगर इनको मिलाकर कमेटीज बनती है तो ज़्यादातर मामलों में आपको लोकसभा की सदस्य संख्या जो है डबल दिखेगी। सदस्य संख्या देखो इस तरीके से बटेगी। लेकिन यहां पर समटाइम्स ये होता है कि कुछ समितियां ऐसी होती जिसमें केवल और केवल लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं, उसमें राज्यसभा का कोई मेंबर जो है वह नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि लोक लेखा समिति हो गई। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो आपकी प्राक्कलन या एस्टीमेट कमेटी है। अब देखो प्राक्कलन कमेटी के अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इसमें कुल 30 सदस्य होंगे। और याद रखने वाली बात यह है कि इसमें सभी सदस्य जो हैं वह लोकसभा के होंगे, राज्यसभा का कोई नहीं होगा। सभी सदस्य किसके, लोकसभा के, सभी सदस्य लोकसभा के होंगे, राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होगा। एक और अंतर जो इन दोनों में दिखता है, अगर हम लोक लेखा समिति की बात करें तो ऐसा यूपीएससी ने कहा कि ऐसी संविधान में लिखा हुआ है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा, अब हर एक समिति का अध्यक्ष भी तो होता है, तो अगर मान लो कि संविधान में लिखा हुआ है कि जो विपक्ष का नेता है इसका अध्यक्ष होगा, गलत थी वो बात। क्यों गलत थी, वो गलत बात इसलिए थी क्योंकि ऐसा संविधान में नहीं लिखा। हमारा तो जो संसद है, कुछ चीजें ऐसी है जो कि परंपरा बतौर चल रही है, ट्रेडिशन बतौर चल रही है। सो ट्रेडिशन ये देखा गया लोक लेखा समिति में परंपरा के आधार पर कि जो विपक्षी दल का नेता है, विपक्षी दल का जो नेता है ये इसका अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा। ये एक परंपरा है, ना कि ऐसा संविधान में लिखा है। लेकिन जब हम प्राक्कलन समिति की बात करेंगे, अब हमने देखा कि सभी सदस्य इसमें लोकसभा के होते हैं, लेकिन यहां पर देखो एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें बेसिकली अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष भी सत्ताधारी दल का होगा। इसमें जो अध्यक्ष है वो सत्ताधारी दल का होगा, विपक्ष का नहीं होगा। मतलब जो सरकार में है, जैसे कि मान लो अभी बीजेपी है तो बीजेपी का ही होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा देखो अगर हम बात करें सार्वजनिक उपक्रम समिति की, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति की देखो इसमें कितने मेंबर्स होंगे, 22 मेंबर्स। एक साथ सारे मेंबर्स लिख दूंगी तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। टोटल मेंबर 22 है, वैसे ही बांट लो जैसे कि इसमें बांटा गया है। कुछ चीजें एकदम सेम है, कुछ चीजें याद रखना एकदम सेम है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि लोकसभा के होंगे 15 मेंबर्स, लोकसभा के होंगे यहां पे 15 मेंबर्स, और राज्यसभा के और
राज्यसभा के होंगे 7 मेंबर्स। ठीक है, एक बात और जो याद रखनी है, अगर मैं यहाँ पे भी अध्यक्ष बता दूं आपको, यहाँ पे तो हमने अध्यक्षों की बात कर ली कि विपक्षी दल का होगा, ये लोक लेखा समिति का ऐसी परंपरा है। प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का होगा। और यहाँ पर देखो सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी एक बात जो है वो लिखी गई है कि इसमें जो अध्यक्ष होगा ना वो लोकसभा का सदस्य ही होगा, मतलब लोकसभा का कोई सांसद होगा, मतलब राज्यसभा का नहीं बन सकता। लोकसभा सांसद होगा, मतलब लोकसभा का जो भी है वो होगा, लेकिन याद रखना कि इसमें राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वह नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं बट राज्यसभा से जो सदस्य है वह अध्यक्ष नहीं हो सकता। अब देखो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बताती हूँ, है ना, जैसे यूपीएससी कैसे गलत कराती है। पहली तो बात मैंने ये बता दी, अब ध्यान से सुनना, मैं सारे स्टेटमेंट गलत बोलूंगी। लोक लेखा समिति संविधान में लिखा हुआ है कि इसका जो अध्यक्ष है वो सामान्यतः विपक्षी दल का होगा, रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं आपसे कहूं कि प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है, प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है वो सामान्यतः या फिर प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वह विपक्षी दल का होगा, गलत। या फिर मैं ये कह दूं लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वह सत्ताधारी दल का ही होना चाहिए, गलत, है ना। इसके अलावा मैं ये कहूं कि सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, साथ ही इन 7 सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष भी चुना जा सकता है, अगेन रॉन्ग। वाई? क्योंकि लोकसभा का जो सांसद है वही इसका अध्यक्ष होगा। आगे समझ में, तो मेन इसमें ये रहता है कि मेंबर्स कितने हैं। अब कार्य वगैरह तो हम पढ़ ही लेते हैं आगे, बट आपको ये कुछ फैक्ट या ये कुछ नंबर्स जो हैं बच्चों ये ध्यान रखने पड़ते हैं कि किसके कितने मेंबर्स हैं, उसमें लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं, क्या राज्यसभा के भी या फिर केवल और केवल लोकसभा के हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें केवल 30 सदस्य जो है वह सभी लोकसभा के, इसके अलावा लोक लेखा समिति में भी 7 सदस्य जो है वह राज्यसभा के होंगे और सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी जो है वह राज्यसभा के सदस्य होंगे। हुआ क्लियर? अब हम बात करेंगे लोक लेखा समिति की। सो व्हाट इज लोक लेखा समिति? पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ठीक है। आखिर इसका मेन काम क्या होगा? 2-3 बातें हमें जाननी है इसके बारे में। देखो पहली बात तो यह है कि सबसे अगर हम देखें कि सबसे पहले तो 1919 का जो एक्ट आया था, 1919 का जो एक्ट था, अधिनियम था, इस अधिनियम में पहली बार इसका प्रावधान किया गया था, पहली बार प्रावधान किया। और इस प्रावधान के अंतर्गत ही 1919 के एक्ट के अनुसार 1921 में पहली बार गठन हुआ। 1921 में पहली बार जो है वह क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, मेंबर्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन फिर भी एक बार इसके जो मेंबर्स है, सदस्य संख्या, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मेंबर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 22 मेंबर्स होंगे और इस 22 मेंबर्स में से 22 मेंबर में से लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वह 15 होंगे, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वह 7 होंगे। ठीक है, लोकसभा के मेंबर कितने होंगे? 15 होंगे, डबल। अच्छा, अगर मैं इसकी चुनाव पद्धति की बात करूं तो यहाँ पर इसके सदस्यों का जो चुनाव है समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर किया जाएगा। समानुपातिक पद्धति या आनुपातिक पद्धति, ताकि सभी वर्गों का जो एक तरह से प्रतिनिधित्व जो है वह हो सके। और इसमें एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का जो यूज़ है वह किया जाता है। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का जो यूज़ है बेसिकली वह इसमें किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इन मेंबर्स के कार्यकाल की बात करें तो इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष का होगा। कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष का होगा। कार्यकाल यहाँ पर 1 वर्ष का होगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात, किन समिति के सदस्यों में कोई भी जो मंत्री है, ज़्यादातर मामलों में हम देखेंगे कि इन समितियों में
सामान्यतः जो मंत्री है उसको सदस्य नहीं बनाया जा सकता। मतलब हम ये देख ले, अब एक ही मंत्री से सारा काम करा लोगे क्या, कि मंत्री परिषद को ही अगर हमें केवल मंत्री परिषद में जैसे मान लो कि 60-70 इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं, तो अब क्या जो मंत्री परिषद है केवल उसके ही हम सदस्यों, उसके ही केवल मंत्रियों को हम सभी समितियों में रखेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर याद रखना कि ज्यादातर कोशिश इस बात की गई है सभी समितियों में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए कि यहाँ पर जो मंत्री है वो सदस्य नहीं बन सकता। तो कोई मंत्री एक्सेप्शनल, मतलब एक नहीं वाली बात हो गई, तो कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। नहीं को अंडरलाइन कर लेना, इसका सदस्य नहीं बनता। ठीक है। अब देखो, अच्छा, एक परंपरा, अगर हमने मेंबर्स की बात की तो एक परंपरा में हम अध्यक्ष की भी हमने बात कर ली। तो अध्यक्ष कौन होगा? सामान्यतः विपक्षी दल का। सामान्यतः कौन होगा? जो विपक्षी दल का प्रमुख होगा, विपक्षी दल का अध्यक्ष होगा। ठीक है। तो ये लोक लेखा समिति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान हमने देख लिए। अब बेसिकली इसके वर्क क्या होंगे, इसके काम क्या होंगे, हम इसके कुछ कार्यों पे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो इसके कार्य हैं वह क्या निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आप मुझे बताएंगे कैग कौन है? कैग, तो देखो इसका मेन काम ये होगा कि कैग ने जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट्स दी हैं, अब देखो ऐसा नहीं है कि कैग पे भी पूरा भरोसा कर लिया गया कि कैग ने रिपोर्ट दे दी और अब बस उसी रिपोर्ट को हमने सीधा सदन में प्रस्तुत कर दिया, उसका क्रॉस चेक जरूर होता है। तो इसका मेन काम क्या होगा कि कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। तो यूपीएससी ने यहाँ से स्टेटमेंट जो है वह पूछा था। कभी कभी देखो बच्चों सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, बट उस क्वेश्चन से ये प्रश्न आ जाता है कि मान लो किसी और जगह पर एक सेंटेंस जो है वो इसका शामिल कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आया कि क्या कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना ये अधिकार लोक लेखा के पास होता है, लोक लेखा समिति के पास? यस, बिल्कुल होता है। सो कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, ये होगा इसका मेन काम। दूसरा काम हम देखें तो जो विनियोग, देखो ऐसा कैग जो है वह बेसिकली 3 तरह के जो लेखा परीक्षण है वह करता है। ठीक है। तो ये किस किस की लेखा परीक्षा करेगा? एक तो विनियोग लेखा, एक वित्त लेखा और दूसरा सार्वजनिक उद्यम पर लेखा। ठीक है। तो कैग जो है वह बेसिकली क्या करेगा? 3 तरह के जो लेखा परीक्षा है वह करेगा। एक तो विनियोग लेखा परीक्षा, दूसरा वित्त लेखा परीक्षा और तीसरा सार्वजनिक उद्यम। जो भी सार्वजनिक उद्यम है उसकी क्या परीक्षा जो है, उसका क्या परीक्षण जो है, उसकी ऑडिटिंग क्या कर सकता है? डेफिनेटली। तो सार्वजनिक उद्यम है तो इन सभी का जो लेखा परीक्षा है वह कैग करता है और इस लेखा परीक्षा पर भी जो काम है ये कौन करेगा? लोक लेखा समिति का काम होगा, है ना। अब देखो, अगर सार्वजनिक व्यय में जो सार्वजनिक व्यय किए गए हैं उसमें अगर किसी तरह की अनियमितता है तो उस अनियमितता की जांच करना, है ना। सार्वजनिक व्यय में अनियमितता की जांच करना, और रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी इसका कार्य हो गया, है ना। एक बात और याद रखना कि ये जांच केवल कानूनी और औपचारिक नहीं होती, बल्कि इसके अलावा इस जांच में ये भी देखा जाता है कि बेसिकली क्या उपयुक्तता का दृष्टिकोण अपनाया गया है। एक बात तो ये देखना, लोक लेखा समिति का मेन काम क्या होगा कि एक तो इस बात की परीक्षा करना कि संसद के द्वारा जिस कार्य के लिए पैसा दिया गया है उस कार्य के लिए गया या नहीं, और दूसरी बात इसमें यह भी देखना कि उस कार्य के लिए पैसा जो व्यय किया गया है वह किस तरीके से व्यय किया गया है, उस व्यय के दृष्टिकोण को समझने का जो काम है वह भी लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाएगा। आया समझ में? तो मेन देखो इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इसका बहुत ज्यादा है। पर हम देखेंगे इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना। जैसे कि समिति ने जो भूमिका अब तक निभाई, अशोक चंदा कैग रहे,
अशोक चंदा की अगर हम बात करेंगे, जब वो कह रहे थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि पिछले अगर हम कुछ वर्षों की बात करें तो डेफिनेटली जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति है, डेफिनेटली बहुत अच्छी भूमिका जो है वह सार्वजनिक व्यय को बचाने में की है। सार्वजनिक व्यय के लेखा जो का बचाने का अधिकार नहीं होता, अभी मैं आऊंगी लिमिटेशंस पर आऊंगी, है ना। तो कहा कि सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली तरीके से जांच की जो भूमिका है डेफिनेटली रही, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब देखो लिमिटेशंस की जब हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी लिमिटेशंस जो लोक लेखा समिति में आती है, हमने कार्य की बाकी मैंने आपको लिखकर भी इसमें बताया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा कि स्थापना, नियुक्ति, सदस्य, उद्देश्य क्या होंगे, है ना, एंड इसके अलावा इसके जो कार्य हैं वह क्या होंगे। तो कार्य के आधार पर आओ हम देखते हैं कि आखिर इसकी आलोचना जो है वह क्या क्या है। तो पहली तो हम इसकी जो सीमाएं या लिमिट की बात करेंगे कि इसकी जो भूमिका है वह आखिर क्यों लिमिट हो जाती है। तो पहली बात तो कहा जाता है कि ये तो पोस्टमार्टम करने वाली संस्था है, शव परीक्षण कर रही है। अब सामने वाला तो मर ही गया ना, तो शव परीक्षण करके बताने का कोई फायदा है भला कि ये जहर खा के मरा है, किसी ने इसका मर्डर किया था। तो शव परीक्षण का बेसिकली एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है कि अब तो खर्चा हो चुका है ना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जो खर्चा हो गया है ना वो खर्चा बताएंगे कि हमने खर्चा ऐसे से किया, वो ये नहीं बताएंगे कि अब आपके पास जो पैसा है आप उसको कैसे यूज करोगे। तो ये चीज बेसिकली क्या, अब बाद में वही अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली कहावत हो गई कि बेसिकली अब शव परीक्षण कर रहा, मतलब व्यय तो खर्च हो गया, पैसा तो जो चला ही गया, अब वो सही तरीके से हुआ हो, गलत तरीके से हुआ हो, कोई फायदा है भला उसके बारे में बात करने का। तो बस वही बात इसके बारे में कही जाती है कि अब जो शव परीक्षण है वो कर रहा है और इसका कोई बहुत महत्व नहीं निकलता। इसके अलावा ये कहा जाता है कि नीतिगत प्रश्नों से ये अलग रहती है। कोई नीति अगर बनाने की बात करें कि क्या नीति हो, उसके संबंध में कुछ नहीं है, तो नीतिगत प्रश्नों से खुद को अलग करती है, नीतिगत प्रश्नों से अलग रहती है। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि इसकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होगी। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। अगर देखो इस तरह की कमेटी बनानी होती तो सही तरीका क्या होता कि आप डेली प्रतिदिन ये बताओ कि अरे इस खर्च को ऐसे नहीं, इस खर्च को ऐसे करो, तो आपके पैसे बचेंगे, सरकार के पैसे बचेंगे और एक सही तरीके से आप पैसे का खर्च कर पाओगे। वो काम नहीं है। तो प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं है, प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं है। अब हस्तक्षेप नहीं है तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा कि लोक लेखा समिति ठीक है अकाउंट कर ले तो कर ले, कोई बात नहीं। और लास्ट हम इसमें देखते हैं कि बेसिकली ये केवल खर्चों पर रोक थोड़ी नहीं लगा सकता ना, तो खर्चों पर रोक लगाने की शक्ति इसकी नहीं होती। ये व्यय को रोक नहीं सकता, व्यय तो जैसा होगा वैसा होगा, बाद में कर लेना, ठीक है। बाद में आप जो है वह खूब अच्छे से अकाउंटिंग ऑडिटिंग करते रहिए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, खर्च करने वाले तो गलत तरीके से कर ले गए। सो व्यय को रोक नहीं सकता। और इसके अलावा इसके कोई एग्जीक्यूटिव पावर भी नहीं है, इसके पास कोई कार्यकारी कार्य या कार्यकारी शक्तियां नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता सिवाय ऑडिटिंग के, सिर्फ रिपोर्ट बनाने के। तो कार्यकारी शक्तियां जो हैं वह भी इसके पास नहीं है। तो दीज आर लिमिटेशंस, है ना। ये क्या है, ये लिमिटेशंस हैं जो कि लोक लेखा समिति की होती हैं। तो बेसिकली अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर सदन के पास में, सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा के दोनों की बात हो गई, इनके समक्ष अगर कोई लेखा रखा गया है और समिति अगर ठीक समझे, अच्छा देखो एक बात हो गई क्या सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित। अब यहाँ पर थोड़ा सा फंसाने वाली बात है कि हमने देखा कि बेसिकली विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सार्वजनिक उद्यम पर लेखा, इन सभी का लेखा परीक्षा तो कैग कर रहा है, इन सभी का लेखा परीक्षा कौन कर रहा है, कैग कर रहा है। लेकिन जो लोक लेखा समिति है ना वो क्या करेगी, वो केवल विनियोग और वित्त लेखा की बात कर सकती है। सार्वजनिक उद्यम को, सार्वजनिक जो उद्यम है उनसे रिलेटेड ऑडिटिंग करने का जो काम है, उनसे रिलेटेड उनके जो अकाउंट और चीजें जो कर देखने का काम है, वो लोक लेखा समिति के प्रभाव क्षेत्र से या इसके कार्य क्षेत्र से बाहर है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 3 वित्तीय समितियां हैं, जिसमें कि एक लोक लेखा समिति है, दूसरी प्राक्कलन समिति है, तो उसमें तीसरी जो समिति है ना वो सार्वजनिक उद्यमों के लिए समिति है, वो अलग ही समिति बनी है। तो चाहे हम लोक लेखा समिति की बात करें या फिर प्राक्कलन समिति की बात करें, ये दोनों ही समितियां उन मामलों को छोड़ देंगी या उन ऑडिटिंग को छोड़ देंगे जो कि सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित है, क्योंकि उन सभी के लिए अलग से एक डेडिकेटेड जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है बेसिकली वह बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है। तो ये किसका काम हो गया, ये हमने देखा बेसिकली कि ये लोक लेखा समिति हो गया। अब आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे
प्राक्कलन समिति के बारे में, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज है ना, बाकी तो कमिटीज में आपको कुछ कुछ नॉर्मल भी बता दूंगी, मतलब जस्ट एंड कुछ वर्ड्स में या फिर कुछ ऐसे हम टेबल में पढ़ लेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है दोनों कमिटीज। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे एस्टीमेट कमेटी की, एस्टीमेट कमिटीज, एस्टीमेट कमिटीज। अनुमान समिति भी समटाइम्स कह दिया जाता है, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है। अब देखो, अब अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति, अब इसका मेन क्या होगा, अनुमान लगाना, चीजों का एस्टीमेट जो है वह लगाना। बजट में कोई राशि है, किसी मंत्रालय का कोई, जब किसी मंत्रालय को कोई राशि चाहिए, कोई बजट राशि चाहिए, उसका अनुमान लगाना है, वो कौन करेगा, संसद के पास इतना टाइम है, इतनी विशेषज्ञता है। तो हमने क्या किया, पैनल बना दिया कि जाओ ये जो 10-11 लोग हैं या जो भी इतने लोग हैं, ये सब लोग क्या करेंगे, ये सब एस्टिमेट बनाएंगे बैठ के, बस वही काम इसका है। तो पहली बार की अगर हम बात करेंगे तो पहली बार जो है ये कब किया गया था, फर्स्ट टाइम अगर हम एस्टीमेट कमेटी की बात करेंगे तो 1921 में स्थापित हो गई थी, ठीक है। 1921 में कुछ कार्यकाल की बात करेंगे और कुछ हम बाकी पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। चलो, सो फर्स्ट तो देखो कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि पहली बार कब, तो ये भी 1921 में, पहली बार 1921 में, 1921 में इसको स्थापित किया गया था। और किसकी सिफारिश पर, तो जॉन मथाई की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, तो सिफारिश की थी जॉन मथाई ने, जॉन मथाई की सिफारिश पर। और गठन कब किया गया था, 1921 में जो स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में सिफारिश उन्होंने की थी, लेकिन अंततः जो गठन है, गठन होते होते जानते हो कितना क्या आ गया था, 1950 आ गया था। तो 1950 में जो है वह पहली बार इसका गठन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर मेंबर्स की बात करेंगे कि जो मेंबर्स है बेसिकली वह कितने होंगे और कहाँ कहाँ के होंगे, तो हमने क्या अभी तक जाना था कि मेंबर्स जो है इसमें टोटल 30 मेंबर्स होंगे, 30 सदस्य होंगे। और ये 30 के 30 जो सदस्य हैं वे लोकसभा से होंगे। इस बात को स्टार या हाईलाइट करके लिख लो, या अगर आप बुक में देख रहे हैं तो बुक में तुरंत आप इसमें हाईलाइटर चला दें बच्चों, है ना। सो याद रखना कि सभी सदस्य जो हैं लोकसभा के होंगे, सभी सदस्य लोकसभा के, सभी ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होंगे, राज्यसभा का कोई नहीं होगा, राज्यसभा का नहीं होगा। क्लियर है। अब कुछ बातें वो एक ही जैसी हैं कि अगर हम इन मेंबर्स की बात करें तो 1 वर्ष का कार्यकाल है, 1 वर्ष का कार्यकाल होगा, और इसके अलावा कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बात लगभग सभी समितियों में होगी, कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। अध्यक्ष कौन होगा, तो लोकसभा सदस्यों में से ही होगा, सामान्यतः सत्ताधारी दल का होगा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, मतलब राज्यसभा सदस्य नहीं बन सकता। अब जब राज्यसभा के इसमें मेंबर्स ही नहीं है तो राज्यसभा सदस्यों को क्यों लेंगे, तो लोकसभा सदस्यों में से ही अध्यक्ष होगा और सामान्यतः सत्ताधारी दल का होगा, विपक्ष का नहीं होगा, सामान्यतः सत्ताधारी दल का होगा। क्लियर। अब देखो इसका मेन काम क्या होगा, मेन काम क्या होगा, प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करें, इसका मेन काम याद रखो, मेन काम होगा बजट में शामिल जो भी अनुमान है उन सभी को जांचना। बजट में शामिल अनुमानों की, या फिर प्राक्कलन शब्द भी मिलता है, तो प्राक्कलन का सरल शब्द क्या है जो आपको याद रहेगा, अनुमान। तो बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना, अनुमानों की जांच करना,
इसके अलावा जो व्यय किया जा रहा है या फिर पर्टिकुलर मान लो मंत्रालय का कोई व्यय है तो वह किस तरीके से लिमिट हो सकता है, उसमें मितव्ययता कैसे आ सकती है, कैसे वह जो व्यय है वह ठीक तरीके से होगा, उसका बेसिकली अनुमान लगाना, ये काम होगा। तो बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना है ना। इसके अलावा नीतियों में व्यय में किफायत या फिर व्यय में मितव्ययता, व्यय में मितव्ययता के सुझाव देना, नीतियों में सुधार करना, कार्यकुशलता, नीतियों में सुधार, कार्यकुशलता पे ध्यान देना, है ना। इसके अलावा जो भी राशि का प्रावधान किया गया है उसको उस राशि के भी प्रावधान के लिए यही जिम्मेदार होता है ना। तो ये सारे काम जो हैं वह किसके होंगे, प्राक्कलन समिति के होंगे। ठीक है, अब फिर से वही इसमें इफ बट वाली बात लिख लो कि अगर सार्वजनिक उद्यम से संबंधित मामला है तब प्राक्कलन समिति उस मामले को नहीं देखेगी। माफ कीजिएगा, सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित मामला है तो प्राक्कलन समिति उसको नहीं देखेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि लोक लेखा समिति ने नहीं देखा था, और अब हम इसीलिए तीसरी समिति की बात करेंगे जो कि आपकी सार्वजनिक उद्यम समिति है। आया समझ में। अब यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाती हूँ। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, अब देखो पूरी संसद, उसने क्या किया कि एक सेंटेंस दे दिया और आपसे पूछ लिया कौन सी समिति है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्न में कौन सी संसदीय समिति जांच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि, अब यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त या संसद के द्वारा प्रत्यायोजित विनियमन, नियम, उपनियम, उपविधि आदि को बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका के द्वारा प्रतिनिधि मंडल के दायरे में उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तो नियम, उपनियम, ये सारी चीजें जो है वह कौन देखेगा, सरकारी आश्वासन से संबंधित समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, नियम समिति या कार्य मंत्रणा समिति। सो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा कि जो अधीनस्थ विधान से संबंधित समिति होगी बेसिकली ये क्या करेगी। अब इसको तुरंत याद कर लो, सदन को ये रिपोर्ट तो सारी समितियां करती है, अब सदन को रिपोर्ट कर रही हैं तभी तो जाके ये समिति कहेगी। अगर सदन को रिपोर्ट नहीं करेंगी तब जाके हम कैसे कहते हैं ये समितियां हैं, तब तो ये समिति की शर्त ही पूरी नहीं करी। तो 4 समिति, किसी भी संसदीय समिति के लिए 4 इंपॉर्टेंट जो शर्त है वो हमने देखी है ना। सो उसमें एक था तो संविधान के द्वारा प्रदत्त जो भी प्रत्यायोजित नियम, उपनियम है, विधि है, ये बनाने की शक्तियों का ये बेसिकली उचित रूप से प्रयोग कौन करेगा, तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ठीक है, क्लियर है। अब इन 4 समितियों के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि यूपीएससी कभी भी जब प्रश्न पूछती है ना तो हमें इवन उनके ऑप्शंस को भी जांच लेना चाहिए। तो चलो अब इनको हम समझते हैं। जैसे कि सरकारी आश्वासन से संबंधित समिति, ये समिति क्या करेगी, तो ये समिति समय समय पर मंत्रियों के द्वारा जो आश्वासन वादे दिए गए हैं ना उसको सदन के पटल पर, कि मंत्री ने तो आश्वासन दे दिया कि हम इतना रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो वो जो उसके आश्वासन थे ना उनकी जांच करना कि कितना सही है कितना नहीं है, कहाँ तक पहुंच पाए अपने वादे को कंप्लीट करने के लिए, कहां तक नहीं पहुंच पाए। तो यहां पर क्या है कि ये सरकारी आश्वासन क्या कि आप किसी को तसल्ली दे रहे हैं, अरे हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, तो उन आश्वासनों की भी जांच की जाती है। और इसमें 15 और 10 सदस्य किसके होंगे, तो 15 सदस्य लोकसभा के होंगे, 10 राज्यसभा के होंगे। तो टोटल याद रखना कि इसमें 25 मेंबर्स होंगे टोटल। ठीक है, ये कुल सदस्य संख्या है। तो एक आप ये कर सकते हैं बच्चों, एक लिस्ट प्रिपेयर कर ले। ठीक है, एक लिस्ट प्रिपेयर कर ले, मैं आपको बता देती हूँ उस लिस्ट में आपको क्या क्या लिखना है। आप एक लिस्ट बना लें और इस लिस्ट में कैसे बनाओगे पेज पे, और इस लिस्ट में जो याद रखना जो जो मैं बता रही हूं आपको बस वही वही सारी चीजें लिखनी है। कि जैसे कि ये छोटे छोटे से बना लीजिए, है ना, 2 छोटे छोटे से आप बना दे जो इसके खंड है। सो जैसे कि फर्स्ट में आप लिख दीजिए कि जो पर्टिकुलर समिति है आप इसकी बात कर लें, और यहाँ पे आगे यहाँ पे समितियों का आप सीरियल नंबर लिख लें, 1 या 2 पेज आपको लगेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट समिति है उन सभी की यहाँ पर जो बात है वह कर ले। इसके आगे यहाँ पे मेंबर्स ज़रूर कर लें, आप सदस्य जो है वह ज़रूर कर लें। ठीक है, या फिर चाहो तो मेंबर्स को भी बांट लेना 2 भागों में, एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा। और अगर मान लो जैसे कि आपको पता है कि अगर हमने एस्टिमेट कमेटी की बात की तो जो एस्टिमेट कमेटी है उसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, तो आप कभी भी इस लिस्ट को देखोगे तो आपको चीज़ें जो है वह सामने नज़र आ जाएंगी, है ना। सामने आपको जो चीज़ें हैं वह सीधे नज़र आ जाएंगी कि अच्छा इस तरीके से जो है वह हमें लिस्ट करनी है। क्लियर है, कर लेंगे इतना काम।
है ना। तो आप क्या करो कि साथ साथ जो मैं तो पढ़ा रही हूँ या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है वो बात अलग है, बट कुछ तरीके होते हैं कि जैसे कि अगर कोई फैक्चुअल चीज़ है, फैक्चुअल नॉलेज है, तो उसको आप कैसे एक शीट में याद कर पाओ। सो दैट इज़ द आई थिंक बेस्ट वे। और यहाँ पर आप सामने क्या लिख लें, केवल यहाँ पे ये लिख दें कि अच्छा ये इसके कार्य है, ये इसकी शक्तियाँ हैं, ठीक है, कार्य शक्तियों को लिख दें। अच्छा, और एक कॉलम आप ये ज़रूर बना ले या फिर कार्य शक्तियों में लिख दे, जैसे कि हमने क्या किया, या स्पेशल या कुछ नोट डाल के लिख दिया, या हमने इसको हाईलाइट कर लिया। नोट में आप क्या लिखेंगे, नोट में आप लिखेंगे ऐसी बातें जैसे कि हमने देखा कि किसी का सदस्य या किसी का अध्यक्ष विपक्षी दल का नहीं हो सकता, या फिर किसी में जो अध्यक्ष है वह कभी राज्यसभा सदस्य नहीं हो सकता, हमेशा लोकसभा सदस्य होगा। तो मान लो अगर कुछ इस तरह की एक्सेप्शनल बातें हैं तो उन सभी बातों को भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप विशेष करके जो भी चीज़ें हैं उसको आप ज़रूर लिखते रहें, तो एक ही लिस्ट में आपका जो काम है बेसिकली वह चल जाएगा। एक तरीका आई थिंक बेस्ट है। चलो अब आगे हम देखें, हमने यहाँ पर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बात करी थी, यही आंसर भी था, यूपीएससी ने यही पूछा था। तो ये बेसिकली हम देखेंगे कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे, इसमें दोनों के राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स की बात करें तो इसमें कितने होंगे, 15 सदस्य होंगे, ठीक है। अब नियम समिति, नियम समिति का मेन काम क्या है, तो बेसिकली जो भी सदन कैसे चलेगा, सदन का कार्य कैसे चलेगा, उस कार्य संचालन के लिए क्या प्रक्रिया, क्या नियम होंगे, उसके मामलों पर विचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर इन नियमों में किसी भी तरह का जो रूल्स है ना, अगर रूल्स को आपको अमेंड करना है, रूल्स को अगर आपको संशोधित करना है, किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन करना, चेंज करना, तो उन सभी की सिफारिश करने का काम किसका है, नियम समिति का होगा, ठीक है। और नियम समिति की हम बात करेंगे, ये अलग अलग समितियां होंगी, क्योंकि लोकसभा के लिए कार्य संचालन के लिए कुछ अलग नियम हो सकते हैं, राज्यसभा के कार्य संचालन के लिए अलग नियम हो सकते हैं। और इसलिए जो लोकसभा में समिति बनेगी उसमें 15 सदस्य होंगे, राज्यसभा में समिति बनेगी 16 सदस्य होंगे, ठीक है। और समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो याद रखना नियम समिति की जो अध्यक्षता करेंगे वो राज्यसभा और लोकसभा के लिए क्रमशः सभापति और अध्यक्ष ही करेंगे। अभी तक ये बात हमने अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हमने कहीं नहीं पढ़ी, बट ये इसमें इंपॉर्टेंट हो गया कि नियम समिति में लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग होंगे, और लोकसभा में जो नियम समिति बनेगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे। अच्छा, ये देखो कि मेन कौन सा रूल है, कौन सा रूल नहीं चलेगा, किन रूल्स के साथ जो है वह कार्य संचालन होगा इस पर्टिकुलर सदन का। इसमें लास्ट अगर हम किसी की अकाउंटेबिलिटी या लास्ट हम किसी की ऑथोरिटी की बात करते हैं, सो लोकसभा के संदर्भ में जो पीठासीन अधिकारी होगा, दैट मींस लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, फर्स्ट कौन था बताओ जरा, मैंने ये सारी चीजें आपको क्लास में बता रखी है। और अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में कौन होगा, सभापति। सभापति कौन होते हैं, अलग से चुनाव होगा क्या सभापति का, हाँ बोल दो एक बार, यस मैम, नहीं गलत बात, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, जो कि उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वही राज्यसभा को सभापति होते हैं। पदेन एक्स ऑफिशियो, दैट मीन्स एक पद पे रह के आप दूसरे के अधिकारी हो गए, ठीक है। इस समिति का कार्य सिफारिश करना है, बाकी चीजें ठीक है। कार्य मंत्रणा समिति की और बात सुन लो। कार्य मंत्रणा समिति, तो इसका मेन कार्य क्या है, उस समय की सिफारिश करना जब सरकारी विधायी और अन्य कार्यों की चर्चा के लिए आवंटित किया गया है। तो क्योंकि अध्यक्ष या सदन के नेता के परामर्श से इस समिति को भेजे जाने का निर्देश दे सकता है, तो लोकसभा में 15 सदस्य है जिसकी अध्यक्षता सदन के सदस्य जो अध्यक्ष है वह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था क्या कि अधीनस्थ जो सेवा समिति है वो बेसिकली इसका आंसर होगा, अधीनस्थ विधान समिति। तो यहाँ पर हमने 4 समितियों की बात कर ली, तो नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति, है ना। नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति, हमने इन दोनों की बात की। और यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हम ये कहें कि नियम और कार्य मंत्रणा समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं लोकसभा की बात हो रही है कि लोकसभा में अगर ये समितियाँ हैं तब लोकसभा स्पीकर होंगे, तो क्या ये बात सही होगी, यस बिल्कुल सही होगी। अध्यक्ष कौन होंगे, और वही जब हमने नियम समिति की बात की जिसमें कि राज्यसभा में जो ये समिति बनेगी उसमें 16 मेंबर्स होंगे, और इसकी जो अध्यक्षता है वह कौन कर रहे थे, राज्यसभा के सभापति, है ना। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, राज्यसभा के सभापति, और ये सभापति कौन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं, हमने इन समितियों की बात कर ली, है ना। अब हम बात करेंगे विभाग से संबंधित कुछ समितियों की। विभाग से संबंधित कुछ समितियां ये क्या होती हैं। अच्छा, सार्वजनिक उपक्रम समिति आपका रह गया, सार्वजनिक उपक्रम समिति उसको और देख लो, है ना। फिर हम आगे विभाग से संबंधित समितियों की बात करेंगे। एस्टीमेट कमेटी हो गया,
है ना, आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया ये, और एक और इम्पोर्टेंट आपकी जो कमेटी है उसको और हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे, फिर थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ों को जान लेंगे, और ये होगा सार्वजनिक उद्यम समिति। अब जो भी सार्वजनिक उद्यम है, सरकारी उद्यम है, उनसे रिलेटेड लोक लेखा करना है, उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग, ये सारे जो काम है ना, इनको चेक करना, ये सब काम जिस समिति का होगा। तो सार्वजनिक उद्यम समिति है ना, इसका मेन जो काम होगा ये यही होगा। ठीक है, क्लियर। सो 1964 में पहली बार 1964 में पहली बार कृष्ण मेनन जो समिति बनी हुई थी इसकी सिफारिश पर किया गया था। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। जॉन मथाई की सिफारिश पर कौन सी समिति गठित की गई थी? लोकलेखा या फिर प्राक्कलन समिति? प्राक्कलन समिति। 1919 की बात करें तो 1919 के अंतर्गत लोकलेखा समिति, पब्लिक अकाउंट, है ना। चलो, इस तरह से बस चीज़ें आपको याद रखते जाना है। शुरुआत की बात करेंगे, है ना, तो पहली बार तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर, और अगर हम इसमें मेंबर्स की बात करेंगे तो इसमें टोटल की बात करेंगे, कुल कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। और इन 22 सदस्यों की हम बात करेंगे तो इसमें से लोकसभा और राज्यसभा के कितने होंगे? 15 और 7, वही विभाजन है। 15 मेंबर्स लोकसभा, 7 मेंबर्स राज्यसभा। ठीक है, अब अध्यक्ष की बात और समझ लो, तो अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होगा, राज्यसभा का नहीं होगा। अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य ही होगा। अब ही से तो समझ गए ना आप, ही और भी में फर्क होता है ना। लोकसभा का सदस्य ही होगा, मतलब राज्यसभा का नहीं होगा, है ना। अध्यक्ष नहीं होगा, राज्यसभा के सदस्य तो साथ शामिल ही थे, बट अध्यक्ष की बात करेंगे तो राज्यसभा का कोई जो सदस्य है वह इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। सार्वजनिक उपक्रम, अगर हम उद्यम समिति की बात करेंगे, इसका मेन काम क्या होगा? अच्छा देखो, इन सभी की हम बात करेंगे, चाहे आप लोकलेखा की बात करें, चाहे आप एस्टिमेट की बात करें या सार्वजनिक उद्यम समिति की बात करेंगे, इन तीनों के ही जो चुनाव है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल मत हस्तांतरण जो पद्धति है उसके द्वारा किया जाता है। और तीनों ही में एक ही बात है कि कोई भी मंत्री इनका जो सदस्य वह नहीं होगा, कोई भी मंत्री इनका सदस्य नहीं होगा, और कार्यकाल जो है वह 1 वर्ष का होगा। ये इन तीनों के लिए सेम है। तो वही बात है कि अगर आप लिस्ट एक बार बना लेते हैं और आपने देख लिया कि ये 3 चीजें जो है वे बिल्कुल एक जैसी है तीनों के लिए, आपने अगर जगह भी छोड़ी, आपको याद रहेगा कि मैंने एक बात जो है वे पब्लिक अकाउंट कमेटी में पढ़ी थी, और वही बाकी 2 के लिए भी मैंने केवल बस ये लगा दिया था कि हाँ यही सारी चीजें सही है, ब्लैंक छोड़ दिया था, आपको याद रह जाएगा। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं बच्चों कि आप अपने नोट्स के माध्यम से जो चीजें है उसको ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नोट्स की बात मुझे याद आया कि जैसे कि क्या होता है कि आपकी वीकनेस किस चीज को लेके? आपकी वीकनेस है कि आपको चीज़ें याद नहीं होती क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से लिखी नहीं है। सबसे लास्ट में क्या होता है जानते हो? कि अभी बहुत सारे बच्चों की हिम्मत टूट गई होगी कि नहीं अब मुझसे यूपीएससी नहीं होगा, अब मेरे पास जो समय बचा है ना उसमें प्रीलिम्स नहीं होगा बेसिकली। अब हम नेक्स्ट 2025 का प्रीलिम्स जो है टारगेट करेंगे, क्योंकि साल भर ठीक से भले आपने पढ़ा हो लेकिन लास्ट टाइम हिम्मत टूट जाती है, ऐसा लगता है कि यार अब शायद नहीं होगा। तो आपको कोशिश और करनी पड़ती है। अगर आपके जो 100 डेज है वो बहुत ही ज़्यादा एक डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप मेंस में होंगे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम में आपको उस तरीके से स्टडी नहीं करनी जैसे साल भर किया है। अपना डेडिकेशन, अपना टाइम आर, अपना जो भी आपका डेडिकेशन, वो सारी चीज़ें आपको बढ़ानी है, फोकस आपको बढ़ा देना है। और ये बात तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि स्टडी का जो अर्थ है वो आपको बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना है ना। चलो चलिए अब आगे हम आते हैं, और इसमें देखो तो जो भी सार्वजनिक उद्यम है ना, जो भी सरकार के उद्यम हैं, उन सभी को बेसिकली क्या करना है? उनके जो प्रतिवेदन है, उनके लेखों की जांच करना, उसने जो अकाउंट्स बनाए हुए थे उनकी जांच करना, है ना। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम पर जो कैग ने प्रतिवेदन
प्रस्तुत किया था उसकी जांच करना, उस रिपोर्ट की जांच करना, तो ये सार्वजनिक उद्यम समिति करेगी, ना ही लोक लेखा समिति और ना ही प्राक्कलन समिति। ठीक है, साथ ही देखो कि सार्वजनिक उद्यम ने अगर कोई भी ऐसा कार्य किया है कि लग रहा है अब लोकसभा को कि इस पे जो काम है वह होना चाहिए, इस पे जो जांच है वह होनी चाहिए, तब ये सारे जो काम है ये यही करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो सार्वजनिक उद्यम की अगर हम बात करें कि जो भी सार्वजनिक, देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी, जैसे कि अगर हम BSNL की बात करें या फिर जो भी सार्वजनिक उद्यम है उसमें कार्यकुशलता का बड़ा, आप देखेंगे कि सरकारी काम बड़े लचर तरीके से, ढीले ढाले तरीके से, अब तो खैर डिजिटल चीज़ें और सारी चीज़ें, तो अब तो प्रशासन काफ़ी सुधर गया है ना। लेकिन अब देखेंगे कि पहले अगर हम कुछ व्यवस्थाओं की बात करें, कुछ साल अगर हम पहले की भी बात करें, हो सकता है आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनवाना हो और आप 3 महीने या 4 महीने परेशान हो, आज हो सकता है कि वह 2 दिन में बन जाए, बिल्कुल बिकॉज ऑफ जो प्रशासन है वह कार्यकुशल हो गया है, सरकारी काम बहुत ज़्यादा कार्यकुशल हो गया है। चाहे अगर आपको किसी बैंक में खाता खोलना हो तब तो घर बैठे 2 मिनट आप जो है वह दे दो। अभी हाल ही में मैंने अपना जो अकाउंट है वह MP से यहाँ पे ट्रांसफ़र कराया, तो बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करने में क्या था, 1 क्लिक का बस काम था, कुछ बड़ा काम नहीं था। और सोचो अगर ये डिजिटल प्रक्रिया नहीं होती तो मुझे MP जाना पड़ता, अपनी ब्रांच जाना होता, हो सकता है उस दिन काम ना हो तो फिर दूसरे दिन जाओ, क्योंकि लंबी लंबी कतार लगी है, पैसा निकालने वाला भी वही खड़ा है तो जमा करने वाला भी वही खड़ा है। अब तो सारी चीज़ें आप देखोगे कि ATM, और इतने नंबर ऑफ ATMs हो गए, यही तो हमारी फिनटेक जो सर्विसेज बढ़ी उनका यही तो बेनिफिट है ना, लोगों का समय बच गया। किसने की थी ATM की स्थापना, बताओ जरा कमेंट करके, और क्यों करी थी उसने। तो यहाँ पर इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं अब हो चुकी है कि सरकारी काम कार्यकुशल हो गया, और ये कार्यकुशलता कैसे आएगी, यही सार्वजनिक उद्यम समिति जो है वह बताती है कि मैनेजमेंट खराब है, मैनेजमेंट को ठीक करो। ये काम कौन करेगा, तो सार्वजनिक उद्यम जो समिति बनेगी वह अपनी रिपोर्ट बताएगी, उसमें इस समय को बेसिकली इसको रखा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम इन तीनों कमिटीज़ की बात करें तो इन सभी के ड्रॉबैक्स में, इन सभी के लिमिटेशंस में आएगा कि ये जो कमिटीज़ हैं बेसिकली उनकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं है, वो केवल सिफारिश मात्र हैं। तो अब अगर बाध्यकारी नहीं है, सरकार माने, सदन माने ना माने, ये उनके विवेक अधिकार पे छोड़ दिया गया, तो कैसे इनकी जो भूमिका है वह प्रभावी होगी। तो यहाँ पर देखो कि जो भी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जांच और अनुसंधान में अगर कमी है या इनकी क्रिया, इनकी कार्यकुशलता में भी कमी है, तो ये भी प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक बात और, तकनीकी मामलों की ये जांच नहीं कर पाती, तो ये भी समस्या हो गई कि इसके पास भी विषय विशेषज्ञता जो है वह नहीं है। ठीक है, मंत्रालयों की बाध्यकारी नहीं होती, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं विभाग से संबंधित समितियां। वित्तीय समितियों की बात हो गई, विभाग से संबंधित समितियों की हम बात करते हैं। ठीक है, ये तीनों समितियां हो गई। हाँ, तो जो मैंने आपको बताया आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें कितने कितने मेंबर्स हैं, है ना, कहाँ से कितने कितने मेंबर्स जो है वह इसमें आएंगे, क्या इनका काम होगा, ये सारी चीज़ें आप देखें। तो इसके अलावा अब हम विभागीय समितियों की बात करते हैं। तो विभागीय जो स्थायी समितियां हैं इनका मेन काम क्या होगा उसको हम समझते हैं। ठीक है, देखो, तो बेसिकली हम देखें कि बेसिकली ये जो समितियां हैं ना, ये क्यों बनाई जाती हैं। 1993 से हम देखें तो पहले जो शुरू किया गया था कि 17 इस तरह से विभाग की, अलग अलग विभागों की, मंत्रालयों की अलग अलग जो समितियां हैं वह बनाई जाए जो स्थायी तौर पर काम करे। तो 1993 में तो ऐसे 17 समितियां थी। संख्या की बात करें तो 1993 में ऐसी 17 समितियां थी। ठीक है, फिर 2004 में जब आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ और मंत्रालय और विभागों के लिए भी समिति आए, तो 2004 में 7 समितियों की स्थापना और कर दी गई। ठीक है, 2004 में क्या किया कि जो 7 समितियां हैं बेसिकली उनकी स्थापना और कर दी गई। तो विभाग से संबंधित जो भी कार्य होगा, विभाग जो कार्यपालिका है उसको ज़्यादा उत्तरदायी बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और अगर हम वर्तमान की बात करें, ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो पहले इस तरह की जो है 24 समितियों में से अब अभी वर्तमान में कितनी समितियां, 24 हैं, है ना। लेकिन इन जो 24 विभाग की समितियां हैं, इस 24 में से 16 समितियां ऐसी हैं जो कि लोकसभा के लिए हैं, और राज्यसभा के लिए कितनी समितियां हैं, 8, है ना। अब देखो, तो बेसिकली लोकसभा के पास, पहले राज्यसभा के अधीन समिति बताती हूँ। जैसे कि हम वाणिज्य समिति की बात करें तो इन 8 में से क्या आएगा, जैसे कि वाणिज्य समिति है, तो वाणिज्य समिति किस में आएगी, राज्यसभा के लिए आएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और समितियां देखें, जैसे कि गृह मामलों से संबंधित समिति, उद्योग समिति है, परिवहन से संबंधित समिति है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण से संबंधित समितियां हैं। तो ये सभी समितियां राज्यसभा के अंतर्गत आएंगी 8 समितियों में। और जब हम बात, और स्वास्थ्य की जो समिति है
ये समिति भी राज्यसभा में आएगी। अब हम आते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। तो लोकसभा में जैसे कि कृषि पशुपालन है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, रक्षा समिति है। अच्छा, जब राहुल गांधी का ये जो केस हुआ था ना, कि राहुल गांधी ने बोल दिया और फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोर्ट ने भी बड़ी जल्दी जो इस पर कार्यवाही की, उनको डिस्क्वालीफाई किया, है ना, कुछ सज़ा वगैरह का भी प्रावधान था, बाद में माफ़ कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि उसके बाद भी वो रक्षा समिति के सदस्य थे राहुल गांधी, बट फिर भी आगे बने रहे, ठीक है। तो जैसे कि हम रक्षा समिति की बात करें तो ये रक्षा समिति, ऊर्जा समिति, विदेश मामले से संबंधित समिति, वित्त समिति, ये सारी समितियां किस में आएंगी? लोकसभा की 16 समितियों में जो है वह शामिल होगी। रेलवे समिति भी यहाँ पे आएगी, जल संसाधन समिति, कोयला, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, ये सारी समितियां किसकी होंगी? लोकसभा की। तो लोकसभा के अंतर्गत 16 समितियां आएंगी, तो राज्यसभा के अंतर्गत 8 समितियां आएंगी। वर्तमान में 24 समितियां हैं और इनका मेन काम क्या होगा? अगर हम देखें तो मेन कार्य होगा कि जो भी मंत्रालय है उससे अनुदान के अनुरोधों की जांच करना, मंत्रालय के बिलों की जांच करना, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा करना, मंत्रालय के द्वारा दिए गए जो नीतिगत दस्तावेज उस पर विचार करना और सलाहकारी सिफारिश करना। तो ये सारे जो काम है वह करेगा। अब देखो, अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो सदस्य कितने होंगे? 31 सदस्य होंगे। ये लगभग सभी समितियों की बात की जा रही है। तो सभी समितियों में, मतलब प्रत्येक विभाग से संबंधित जो समिति है उसमें 31 मेंबर्स होंगे। सो लोकसभा के इस 31 में लोकसभा के मेंबर्स कितने होंगे? 21, और राज्यसभा के मेंबर कितने होंगे? 10 होंगे, है ना। लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबर्स जो है बेसिकली इसके सदस्य होंगे। अच्छा, अगर हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह कौन कर रहा है? राज्यसभा के जो अध्यक्ष है बेसिकली, या राज्यसभा के जो सभापति, अध्यक्ष वर्ड सभापति वर्ड आता है ना, तो वो करेंगे। अच्छा, एक बात और सुनो कि किसी भी विभाग से संबंधित जो समितियां हैं इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। ये बात भी इसमें याद रखना है आप लोग कि जो मंत्री है वो सदस्य नहीं बन सकते, मंत्री सदस्य नहीं होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब आगे देखो। अच्छा, एक बात और, जैसे कि ये तो हमने कार्य की बात कर ली, है ना। और अच्छा, अध्यक्ष और देख लो तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति है उनके द्वारा जिसको मनोनीत कर दिया जाएगा वो इनका अध्यक्ष होगा। और साथ ही अगर हम ये कहें कि आखिर इससे ये जो है बेसिकली क्या काम करेगा और क्या इसकी लिमिटेशंस है। कार्य तो हमने देख ली, लिमिटेशंस की हम बात कर लेते हैं। और लिमिटेशंस में एक तो ये भी आ जाएगा कि इन समितियों की जो अनुशंसाएं हैं वे बाध्यकारी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि समिति ने अगर कह दिया, सिफारिश कर दी तो वो आप पे बाइंडिंग हो गई, तो इसकी जो सिफारिश है वह बाध्यकारी नहीं होंगी। और ये बाध्यकारी ना होना इसकी भूमिका को कम करता है, इसको एज अ लिमिटेशन जो है वह काउंट किया जाता है, ठीक है। इसको एज अ लिमिटेशन जो है वह काउंट किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे जांच समिति और जांच एवं नियंत्रण के लिए बनी समितियां। जांच समिति, जांच और नियंत्रण के लिए बनी हुई समितियां, ठीक है। चलिए, तो जो जांच समिति है अब ये क्या काम करेगी? या जांच समिति में 3 प्रमुख जो समितियां आएंगी वह कौन कौन सी होंगी? जांच समिति में आएगी, एक तो आएगी याचिका या आवेदन समिति, दूसरी इसमें आएगी विशेषाधिकार समिति, और तीसरी इसमें आएगी आचार समिति, ठीक है। तो अब देखो कि जब याचिका समिति की हम बात करेंगे तो ये क्या करेगा? सार्वजनिक महत्व पर जो याचिकाएं आई हैं उनकी जांच करेगा। सार्वजनिक महत्व पर याचिकाओं की, सार्वजनिक महत्व पर याचिकाओं की जांच करना। सार्वजनिक महत्व पर जो भी याचिकाएं आई हैं उसको लेकर जांच करने के लिए ये जो समिति है सरकार के द्वारा यह बनाई जाती है, उन आवेदनों पर विचार करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। संघ से संबंधित मामले हैं या फिर संगठनों से संबंधित मामले हैं, उन सभी पर बेसिकली विचार करेगी। तो अगर लोकसभा में ये समिति बनी है तो उसमें 15 सदस्य और राज्यसभा में ये बनी है तो इसके 10 सदस्य होंगे। तो लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य की समिति जो है वह याचिका या आवेदन पर विचार करने के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। अब दूसरी हम बात करेंगे विशेषाधिकार समिति। सबसे पहली बात तो देखो कि ये जो समिति है वह अर्ध न्यायिक संस्था की तरह होती है। विशेषाधिकार समिति अर्ध न्यायिक समिति है,
ठीक है, इसके पास अर्धन्यायिक शक्तियां हैं। पूर्ण न्यायिक वो होती है जो नियम भी बना सके, बट अर्धन्यायिक समिति जो नियम बने हैं उसके अनुसार ही जो काम है वह कर सकती है। तो इसकी जो प्रकृति है वह अर्धन्यायिक होगी, और ये बेसिकली क्या करेगी कि सदन के जो सदस्य हैं उन्होंने अगर विशेषाधिकार हनन की जो मामले हैं, सदन के सदस्यों को के विशेषाधिकार हनन मामले पर विचार करना, ये इसका काम होगा। जैसे कि विशेषाधिकार दिया गया है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि किसी संसद सदस्य के द्वारा गलत जानकारी संसद को सौंपी गई, संसद का काम या भ्रमित करने की कोशिश की गई, तब उसके लिए जो समिति बनेगी वह विशेषाधिकार समिति होगी। और इसमें देखो कि ये बेसिकली इसके मामले में जो जांच करेगी और जो भी कार्यवाही उसकी सिफारिश करेगी। लोकसभा की जो समिति बनेगी उसमें 15, राज्यसभा में 10, सेम वही होगा। तो लोकसभा में ये समिति बनेगी तो 15, राज्यसभा में ये समिति बनेगी तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे? 10 मेंबर्स होंगे, है ना। तीसरी समिति जो कि आचार समिति कहलाती है, ठीक है। अब आचार समिति का मेन काम क्या होगा कि देखो, राज्यसभा में इसका गठन हुआ था 1997 में, तो पहले राज्यसभा में इस समिति का गठन हुआ था, और लोकसभा में 2000 के आसपास में हुआ था, सन 2000, है ना। सो लोकसभा में इस समिति का गठन जो है वह बाद में हुआ। और देखो, जो भी सदस्य होंगे, जो भी संसद के सदस्य होंगे, चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इन सदस्यों के लिए जो आचार संहिता एक लागू की जाती है, सदस्यों के आचार या आचरण पर, सदस्यों हेतु आचार संहिता या आचरण पर विचार करना, जांच करना, अनुशंसा करना, कार्रवाई करना, ठीक है। अब देखो, जैसे कि किसी का आचरण गलत रहा, दुराचरण रहा, तो इसकी जांच करना, इसके लिए आचार समिति जो है वह काम करेगी, है ना। इसके लिए क्या होगा? आचार समिति जो है वह काम करेगी। तो बेसिकली ये इसका काम होगा। अब देखो कि लोकसभा समिति की बात करेंगे तो उसमें 15, सेम वही होगा इन तीनों समितियों में। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लोकसभा के लिए 15, और अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो इसमें 10 मेंबर्स होंगे, ठीक है, क्लियर। तो देखो, तीनों समिति में सेम है। तो जांच समितियां 3 तरह की होती हैं, याचिका या आवेदन, जो सार्वजनिक महत्व पर याचिकाएं जो आई है उसको जांच करना, उसकी सिफारिशें करना। विशेषाधिकार की बात करेंगे तो अर्धन्यायिक प्रकृति की होगी, सदस्यों ने अगर विशेषाधिकार का हनन किया है, 15 और 10 मेंबर्स, है ना, लोकसभा राज्यसभा के। और आचार समिति की बात करेंगे तो सदस्यों के लिए जो आचार संहिता है, आचरण पर विचार करना, दुराचरण की जांच कार्रवाई करना, सेम वही होगा, लोकसभा के लिए 15, राज्यसभा के लिए 10, क्लियर। बट हाँ, एक बात इसमें हमें ये एक्स्ट्रा पता चलती है कि आचार समिति जो है बेसिकली वो राज्यसभा में पहले गठित की थी, लोकसभा में बाद में। अब हम बात करेंगे जांच और नियंत्रण के लिए भी कुछ जो समितियां हैं वह बनाई गई है। इन समितियों में हम 6 समितियों की बात करेंगे, जैसे कि सरकारी आश्वासन पर समिति, अधीनस्थ विभाग संबंधी अधीनस्थ विधायन समिति, एंड सदन के पटल पर पुनः दस्तावेजों की समाप्ति समिति या फिर कागज पर समिति, इसको ये भी कहा जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति, महिला सशक्तिकरण और लाभ के पदों पर संयुक्त समिति। तो पहली इसमें जो समिति है वह कौन सी है? सरकारी आश्वासनों। अब देखो, आश्वासन का मतलब क्या है कि किसी मंत्री ने आश्वासन दे दिया, कोई वादा कर दिया, तो आखिर उन आश्वासनों पर बेसिकली एक जांच करना कि किस सीमा तक उनका कार्यान्वयन हुआ है या नहीं। आश्वासनों का अगर हम कार्यान्वयन देखें, है ना, कार्यान्वयन देखें तो कार्यान्वयन की जांच करने के लिए बेसिकली ये जो कमेटी है वह होगी। इसमें 25 मेंबर होंगे, जिसमें कि 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदनों के लिए अलग अलग होगी। आगे हम देखेंगे कि अधीनस्थ पटल पर रखी पहले दस्तावेज समिति की बात करें तो ये क्या करेगी? ये समिति पहले जो है 1975 में सबसे फर्स्ट टाइम जो है गठित हुई थी, जिसमें कि हम देखेंगे कि लोकसभा समिति अगर ऐसी बनती है तो उसमें 15 और 10 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के लिए होंगे, ठीक है। तो ये समिति क्या कर रही है कि सदन के पटल पर जो भी दस्तावेज रखे जा रहे हैं उन सभी का अध्ययन करने का जो काम है वह कर रही है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे अधीनस्थ विधान पर बनी समिति। तो जैसे कि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था,
अधीनस्थ विधान, इसकी पूरी चर्चा जो है वह दे दी और वहां से आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि आखिर ये जो कमेटी है वह कौन सी कमेटी है। तो अधीनस्थ विधान से संबंधित समिति मतलब जो नियम उपनियम जो भी नियमावली बनेगी उसको लेकर बेसिकली जो गठन है इसके संबंध में किया जाएगा, है ना। संविधान के द्वारा जो शक्तियां हैं क्या उसका प्रयोग कार्यपालिका कर रही है नहीं कर रही, उन सभी चीजों को लेकर बनेगी। और दोनों सदनों में अगर हम देखें तो समिति की जो संख्या वह कितनी होगी, 15-15 होगी, है ना। दोनों सदनों में इसकी जो संख्या है वह कितनी होगी, 15-15 होगी। आगे हम देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित समिति, इसमें कितने सदस्य होंगे, 30 होंगे, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। याद रखना कि जो भी SC/ST आयोग है ना, SC/ST आयोग के द्वारा जो भी सिफारिशें या जो रिपोर्ट या जो प्रतिवेदन दिए जा रहे हैं उन रिपोर्ट या प्रतिवेदन पर विचार करना, इन प्रतिवेदन पर विचार करना, तो चाहे संवैधानिक हो और चाहे वैधानिक हो, संवैधानिक प्लस वैधानिक दोनों तरीके के जो कार्य हैं यह देख रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण पर, इसमें भी 30 सदस्य, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगी, महिला सशक्तिकरण की समिति की हम बात करें, पहली बार जो है वह 1997 में ये गठित होती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी महिला समानता के लिए, केंद्र द्वारा महिला समानता असमानता को दूर करने के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, महिला समानता, गरिमा या फिर सम्मान हेतु, गरिमा या सम्मान हेतु, है ना, इसका गठन जो है वह किया जाता है। लाभ के कार्यालयों पर संयुक्त समिति, इसमें 15 मेंबर, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, ठीक है। और ये समिति क्या करेगी, बेसिकली ये देखेगी कि केंद्र के द्वारा अगर मान लीजिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों या इस तरह के संस्थान बनाए गए हैं तो इसमें आखिर कौन से लोग जो है वह पदधारक है, कौन से इसमें शामिल हैं। चूँकि आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे संवैधानिक जो पद हैं वह ऐसे हैं कि अगर आप इस लाभ के पद पर आसीन है तो आप उस पर्टिकुलर संवैधानिक पद के लिए अधिकारी नहीं हो सकते। तो इसमें टोटल 15 सदस्य होंगे, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा, ठीक है। तो ये जो है वह कौन सी समितियां होंगी, जांच और नियंत्रण के लिए, सरकारी आश्वासन, दस्तावेज, अधीनस्थ विधान, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला सशक्तिकरण। अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखो कुछ समितियां ऐसी होती है जो कि सरकार के दैनिक कार्यों को देखती हैं। सरकार के क्या करेगी, ये दैनिक कार्य को देखेंगे कि दिन प्रतिदिन जो है आखिर वह क्या चल रहा है, दिन प्रतिदिन के प्रशासन को भी देखेंगे। जैसे कि कुछ सलाह देने के लिए होगी, कुछ समितियां ऐसी होगी जो कि निजी सदस्यों के लिए विधेयक पर संकल्प को लेकर होगी। अच्छा एक बात याद रखना कि जब हम कार्य सलाहकार समिति की बात करेंगे और नियम समिति की बात करेंगे, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है। और निजी सदस्यों के लिए विधेयक और सदस्यों की बैठक और अनुपस्थिति की बात करेंगे, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है। तो कार्य सलाहकार जो समिति होगी, याद रखना कि ये जो समिति है ये बेसिकली अलग अलग होगी, है ना। अलग अलग कैसे होगी कि लोकसभा के लिए अलग होगी, राज्यसभा के लिए अलग होगी। और लोकसभा के लिए जो समिति बनेगी उसमें 15 मेंबर होंगे, राज्यसभा के लिए जो समिति बनेगी उसमें 10 मेंबर होंगे। और इन सदस्य संख्या के अलावा देखो कि जो भी पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी इन सेंस लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में लोकसभा में लोकसभा का जो अध्यक्ष है, राज्यसभा में राज्यसभा का जो सभापति है। तो पीठासीन जो अधिकारी है वही इसका अध्यक्ष होगा और कोई नहीं होगा, वही अध्यक्ष होगा। सेम बात आप यहाँ पे लिख लो नियम समिति में कि लोकसभा की बात करेंगे तो 15, राज्यसभा की बात करेंगे तो 10, है ना। ये मेंबर्स होंगे, अलग अलग होगी क्योंकि अलग अलग नियम होंगे दोनों सदनों के। और इसमें भी क्या है, अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होगा। अब इस अधिकारी का मतलब जानते हो क्या, ये ब्यूरोक्रेट नहीं है भाई। अगर हम सदन की बात करें, संसदीय समितियों की बात करें, जब भी सदन की बात होगी, सदन में जो अधिकारी का मतलब होगा वह होगा लोकसभा के संदर्भ में स्पीकर और राज्यसभा के संदर्भ में वाइस प्रेसिडेंट जो कि सभापति है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम देखेंगे नियम समिति, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि निजी सदस्य के द्वारा, निजी सदस्य मतलब जो मंत्री नहीं है, मंत्री के अलावा अगर सांसद कोई सदस्य है, जब वह विधेयक लेकर आता है उसको गैर सरकारी विधेयक भी कहा जाता है। तो अगर निजी सदस्यों का कोई विधेयक है या संकल्प है, ठीक है, तो याद रखना कि ये जो समिति बनेगी ये समिति केवल और केवल लोकसभा की विशेष समिति है, राज्यसभा में नहीं होगी। लोकसभा की विशेष समिति है, लोकसभा की विशेष समिति है, 15 मेंबर होंगे
और ये समिति राज्यसभा में नहीं होगी। ठीक है, अब सेम बात करेंगे कि सदन की बैठकों में मान लो अगर कोई 60 दिन तक अनुपस्थित है तो वो सीट को खाली मान लिया जाता है ना, 60 डेज के बिहाफ पर। अगर मान लो आप नहीं है, इतने दिन सदन की कार्यवाही चली है, तो आपकी जो सीट है इस एब्सेंट के आधार पर खाली कर दी जाएगी। अब देखो ये जो सीट है, ये जो समिति है ये भी केवल लोकसभा में होगी, राज्यसभा में नहीं होगी, केवल लोकसभा में ये समिति होगी। और इसमें भी कितने मेंबर्स होंगे? 15 मेंबर्स होंगे। आ गया समझ में? इन दोनों में क्या समानता है और इन दोनों समितियों में क्या समानता है? तो सरकार के दैनिक कार्यों के लिए जो 4 समितियां हैं वह होती हैं। ध्यान रखना कि ऐसे मामलों को देखने के लिए, अनुपस्थिति के मामलों को देखने के लिए राज्यसभा में इसलिए नहीं होती क्योंकि राज्यसभा के पास खुद ही अधिकार होता है। तो राज्यसभा जो सदन है, जो उच्च सदन है, वो खुद इस तरह के जो मामले हैं वह निपटा देता है, इस तरह के मामलों पर खुद विचार करता है। सो दैट्स वाई कि वहाँ पर इस तरह की समिति नहीं होती। अब हम देखेंगे एक और समिति जिसपे बहुत हमें विस्तार से तो नहीं जाना, बस हाँ देख लो, गृह व्यवस्था के लिए समिति। गृह व्यवस्था इन सेंस क्या चल रहा है भाई सदन में? सामान्य उद्देश्य के लिए भी समिति बनाई जा सकती है। आवास के लिए, अभी आवास किसके लिए कि जैसे कि मान लो जो सांसद सदस्य हैं, इन सांसद सदस्यों को आवास का आवंटन दिया जाना है ना, वेतन भत्ता दिया जाना है तो वेतन भत्ता की समिति बना दी, पुस्तकालय संबंधी समिति। तो ये सारी चीज़ें क्या है? गृह की व्यवस्था को देखने के लिए जो समझो समिति बन गई। तो ये कैसे मामले को देखेगा? सामान्य मामलों को, आवास के मामलों को। ये सारी समितियां गृह व्यवस्था समिति कहलाती। तो लास्ट जो हमें समिति पढ़नी है ये है आपकी सलाहकार समितियाँ। देखो सलाहकार समितियाँ आखिर करती क्या है? सलाहकार समितियाँ हम देखेंगे कि हर एक मंत्रालय, हर एक विभाग की समितियाँ होती हैं। केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का पद जो है उस मंत्रालय का या तो मंत्री, और अगर मंत्री चाहे तो जो प्रभारी मंत्री है, प्रभारी राज्य मंत्री है, ये भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। मतलब एक ऑप्शन है। अगर प्रश्न आ जाए कि सलाहकार समितियां या फिर मंत्रालयों की इस तरह की जो समितियां होती हैं उसका जो अध्यक्ष है वह केवल मंत्री हो सकता है संबंधित विभाग का, वो गलत हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर अध्यक्ष क्या हो सकता है कि या तो मंत्री हो जाए या तो फिर प्रभारी जो राज्य मंत्री है वो इसका अध्यक्ष बन गया। अब देखो अगर हम देखेंगे ये किस रूप में कार्य करती हैं, तो एक ऐसा मंच हो जाती है ये समितियां जो आपस में मंत्रालय के जो सदस्य हैं, जो मंत्री है, उन सभी के लिए जो भी नीतियां बनाई जा रही है, एक अनऑफिशियल टाइप की वार्ता कि अच्छा ये नीति जो है वैसी, एक तो हो सकती है कि ऑफिशियल वार्ता, ऑफिशियल संशोधन हो, और दूसरा एक अनौपचारिक वार्ता, एक समन्वय के लिए एक जो मंच है वो प्रदान करती है। इसके अलावा देखो अगर हम ये देखें कि इस समिति की जो सारी चीजें हैं कि इसका गठन कैसे होगा, ये क्या कार्य करेगी, इसकी कार्य पद्धति क्या होगी, ये तय कौन करेगा? तो ये संबंधित जो भी मंत्रालय है वह तय करेगा। और अब लास्ट इसमें बचता है कि आखिर इसके जो मेंबर्स हैं वह कितने होंगे। तो याद रखना मेंबर्स जो है वह प्रॉपर तरीके से नहीं लिखे गए हैं। प्रॉपर तरीके से ये नहीं है कि इतने ही मेंबर्स होंगे, ये स्वैच्छिक है कि मंत्रालय जितनी चाहे उतनी जो मेंबर्स की संख्या है वह कर ले। हाँ, कुछ मिनिमम मैक्सिमम जरूर तय कर दिया है कि अधिकतम ये कह दिया कि जैसे कुछ एक आपने लिमिट तय कर दी कि अगर मैक्सिमम होंगे तो इतने होंगे, न्यूनतम होंगे तो इतने होंगे, है ना। तो बेसिकली ये स्वैच्छिक क्या है कि मंत्रालय की जो आवश्यकता है उस अनुसार जो मंत्रालय है वह कर सकता है, लेकिन फिर भी एक ये बात रखी गई कि अधिकतम 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती और न्यूनतम जो है वह 10 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो अधिकतम जो है वह 30 रखी गई और न्यूनतम जो है वह 10 रखी गई। तो इस तरह से जो सलाहकार समितियाँ हैं वह काम करती है। अब देखो अगर हम समितियों का गठन देखें तो लोकसभा के चुनाव के बाद, जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव है इस बार 18वीं लोकसभा के, तो जब इस लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, नई लोकसभा का गठन हो जाएगा, उसके बाद इस तरह की जो सलाहकार समितियां हैं वह हर एक मंत्रालय के साथ बन जाती है। साथ ही हम देखेंगे कि जैसे ही लोकसभा भंग होगी ये समितियां स्वतः भंग हो जाती हैं। अगर मान लो लोकसभा जो है, लोकसभा भंग हो गई तो ये जो समितियां हैं वह स्वतः भंग हो गई। ये जो समितियां है वह क्या होंगी, अपने आप ही जो डिसॉल्व है वह हो जाएगी, इनका रिजोल्यूशन भी अपने साथ हो जाएगा। तो जब नई लोकसभा आएगी उसके बाद फिर नए तरीके से हर एक मंत्रालय के जो सदस्य हैं वह समितियां मिलकर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी सलाहकार समिति। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आओ जल्दी से एक बार फिर नजर कर लेते हैं हमने आखिर क्या क्या पढ़ा है। तो हमने संसदीय समितियों की बेसिकली जो बात है यहाँ पर करी, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की हमने बात करी और इसमें हमने देखा कि अर्थ क्या है, वर्गीकरण क्या है, सारी समितियों की बात की, पार्लियामेंट्री
कमेटीज। आखिर इसे मिनी पार्लियामेंट क्यों कहा जाता है? सो हमने जाना था कि मिनी पार्लियामेंट लघु संसद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संसद सदस्यों का जरूरी नहीं है एक ही दल के लोग हों, सभी का जो प्रतिनिधित्व है वह भी कर रही है और एक संसद का ही काम कर रही है, लघु संसद कहा जा रहा है। ठीक है, आवश्यकता क्या है हमने जाना, महत्व क्या है इस पर भी हमने बात की। नेक्स्ट हमने देखा कि ये परामर्शदात्री हैं, संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, सदन के 4 इसमें शर्तें रखी गई हैं, 4 शर्तें होनी चाहिए, सदन के द्वारा नियुक्त हो, निर्वाचित हो, सदन ही इसके अधिकारी, जो भी सदन के अधिकारी है वह निर्देशित करें, अपनी रिपोर्ट को सदन को सौंपेंगे, एक सचिवालय होगा। ठीक है, फिर हमने संसदीय समितियों की बात की कि परामर्शदात्री जो समितियां हैं वो उसमें भले संसद के सदस्य शामिल हैं बट वो फिर भी कुछ शर्तों को पूरा नहीं करता। वर्गीकरण की हमने बात की तो 2 तरह की समितियां, एक तो होगी आपकी स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी आपकी एडहॉक कमेटी। एडहॉक जो कि टेम्परेरी बेसिक पर है, जिसमें कि हमने जांच और सलाहकार समिति जो लास्ट हमने देखा वो आपका एडहॉक कमेटी का था। इसके अलावा हमने देखा कि प्रत्येक वर्ष पर समय समय पर गठन होता है। 6 कैटेगरी की बात की, वो स्थायी प्रकृति की थी, उसको हमने स्टैंडिंग कमेटी के रूप में समझा था, है ना। साथ में हमने देखा कि तदर्थ समितियां 2 प्रकार की होती हैं, वित्तीय समितियां जो कि स्थायी समितियां, लोक लेखा प्राक्कलन सार्वजनिक उपक्रम समिति की हमने बात की। लोक लेखा समिति काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार 1921 में बनी थी, 1919 के एक्ट के आधार पर। इसकी कुछ कमियों की बात की तो एस्टीमेट जो कमेटी है, प्राक्कलन जो समिति है, इसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम समिति के बारे में हमने देखा कि 22 मेंबर्स होते हैं, 15 और 7। ठीक है, PYQ को हमने देखा। इसके अलावा वित्तीय समितियों की, और ये सब मैंने एक लिस्ट के रूप में भी देने की कोशिश की है बच्चों, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। जांच समिति, जांच के नियंत्रण के लिए समिति, सरकार के दैनिक कार्यों, गृह व्यवस्था और सलाहकार समिति। तो ये था आज का टॉपिक। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे वीक आप सभी की डिमांड को याद रखते हुए हमने इस पूरे वीक 5 लेक्चर्स जो है बच्चों वो आप सभी को दिए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर लगता है कि नहीं इसमें कुछ ऐसा है जो कि बेटरमेंट के लिए किया जा सकता है। डेफिनेटली आपका कमेंट्स हम देखेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।